अच्छा जी, आवाज आ रही, चेक करें। किधर आ रही है? हाँ जी, बस आ रहे हैं लोग और भी। एक मिनट सिर्फ। ठीक है, ठीक। सिर्फ 5 मिनट रुक जाए। मैं अभी जरा 1 मिनट लाइन पर रहिएगा, मैं इसकी चार्जिंग की केबल जरा लगा दूं। मैं आ रहा हूं आपके सामने। लाइट नहीं आई। नहीं, सुबह से गई थी। अभी कहाँ से करके मिलेगा? उधर से पहले कहाँ गए थे? हाँ, इसको लगा देना केबल पर। हाँ जी, फैजान साहब आपकी। जी सर। बस 2 मिनट रुकिएगा। फिर देखो कहाँ चलेगा तो चेक कर लो। हाँ जी फैजान साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन था कि नेशनल सेविंग सेंटर की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम्म। उसमें बहबूद तो जाता है एनटीआर में। ठीक है, उसमें रेट मिल जाता है। इसके अलावा बाकी सारे एफटीआर में जाते हैं या रेगुलर इनकम मेरे ख्याल में वो भी एनटीआर में जाता है। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि पहली बात तो यह है कि अगर आपको वो प्रॉफिट देते हैं, उसमें 3-4 तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। एक रेगुलर हैं, एक स्पेशल हैं, एक आपके महबूद हैं, एक आपके डीएससी हैं। आपको अगर हर एक को अलग अलग करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। क्योंकि ठीक रेगुलर है। और जो स्पेशल वाले हैं उस पे, रेगुलर और जो स्पेशल वाले हैं उसमें वो 15% टैक्स काट लेते हैं। और वो अगर 50 लाख से नीचे है तो फिर आपका वो फिक्स टैक्स हो जाएगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके बहबूद पे, बल्कि स्पेशल उस पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे। उस पे भी वो 15% ही काट रहे हैं। एटीएल और नॉन एटीएल वाले का 30% है। ठीक है। अनलेस लो आपको एग्जम्पशन या रिड्यूस रेट ना दे तो वो 15% आपका टैक्स काट लेंगे। और ठीक। अगर आपका प्रॉफिट अगेन 50 लाख के, उसमें अब दो चीज़ें ना कि उसमें अमूमन वो मिलता है स्पेसिफाइड टाइम के बाद। तो वो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि उसमें एरियर प्रॉफिट भी शामिल हो जाता है। अगर 10 साल बाद, 5 साल बाद या 7 साल बाद आप अर्ली मेच्योरिटी करा लें या मेच्योरिटी पे पैसे ले लें
तो वो तो 15% टैक्स आपका काट लेंगे, ठीक है। अब आपके पास इसमें दो ऑप्शन आ जाती है। लॉ ये कहता है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा आपको प्रॉफिट है तो फिर आप नॉर्मल टैक्सेशन में चले जाएंगे, ठीक है। चाहे आप रेगुलर में हो, स्पेशल में हो या डीएससीज में हो। डीएससीज में लेकिन वो ड्यूरिंग द ईयर जो है वो इस वक्त वो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अब डीएससीज चूँकि जब मेच्योर होते हैं तो उसमें पिछला प्रॉफिट भी आ रहा होता है, तो आप उसको एरियर्स में जिस साल का उन्होंने एक टेबल दिया होता है कि पहले साल में इतना, दूसरे में इतना मिलेगा। अगर आप इसको अर्ली मेच्योर करा लेंगे या वेट कर लेंगे तो दो छूटते हैं कि या मैं अर्ली मेच्योरिटी करा रहा हूँ या फिर मैं, एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हाँ जी आसिम साहब, आवाज आ रही है? आकिब आवाज आ रही है? सो बेसिकली आपने पहले टाइप ऑफ देखा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कौन सी है। अगर ठीक है तो रेगुलर और स्पेशल का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। उसमें आपने 50 लाख की अमाउंट चेक करनी है, अगर उसके अंदर है तो 15% जो आपने दिया वो फिक्स टैक्स हो गया। अब आप चले गए, दो ये खत्म हो गए आपके, एक आपका रेगुलर और स्पेशल सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आप आ जाए दूसरा जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। तो जब जैसे अभी मैंने बताया, तो पहले तो आप उसके हिस्से कर लें। अगर आपको ये लगता है कि पिछले सालों में टैक्स, पहले तो आप हिस्से कर लें। अगर वो 50 लाख से नीचे है तो ज़ाहिर बात है आप फिक्स टैक्स के अंदर जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि 10 हिस्से आपको करने पड़ेंगे या 5 जितने। ये माइक म्यूट कर लीजिएगा। सो अगर आप, अब दो हिस्से होंगे। पहला आपने कहा जी मुझे 10 सालों में मिला, मैंने 10 लाख लगाया तो मुझे मिल गया 30 लाख रुपए, एक बात हो रही है। तो ज़ाहिर बात है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है, तो आपको 20 लाख 30 लाख ऊपर आया। तो आप अगर प्रॉफिट आपका 50 लाख के अंदर है, ठीक है, तो 15% आपका टैक्स जो है आपको लग जाएगा, वो आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन जहां आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहां पे वो नॉर्मल स्लैब में चला जाएगा। और एरियर्स में दो ऑप्शन आ जाएंगे, या करंट ईयर में ऐड कर लो, या करंट ईयर में ऐड करके टैक्स दे दें, या जिस सालों की वो इनकम है उन सालों में जाके ऐड करके उन सालों का टैक्स दे दो। ये अब चॉइस आपकी होगी, क्योंकि आपको पता है पहले 10% होता था, फिर ये 15 पे आया, ठीक है, और फिर और 50 लाख से ऊपर अगर गया तो फिर वो चला जाता है आपका नॉर्मल टैक्सेशन के अंदर। ये आपकी तीन चीजें, यानी आप, अभी आया तो नहीं भाई, देखें बटन ऑन किया, दूसरे में लगा कर तार भी चेक कर लो, अभी तक आया नहीं करंट इसका, पीछे चेक करो। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी 3 कैटेगरीज बना लें। एक आप बना लें रेगुलर और स्पेशल सर्टिफिकेट की, लेस देन 5 मिलियन, मोर देन 5 मिलियन। दूसरा बना लें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें पहले लेस देन 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर, और एरियर अपनी जगह पे रहेगा। 3 चीजें आ जाएंगी। तीसरा फिर आप बनाएंगे उसके अंदर आप जो बेबू सेविंग सर्टिफिकेट। बेबू सेविंग सर्टिफिकेट में 2 ऑप्शन है, या तो करंट ईयर में ऐड कर लें, या आप रिस्पेक्टिव मैक्सिमम जो अपर कैप है वो 5% है, और जो नॉर्मल टैक्स है वो अपनी जगह पे है। तो दोनों में से जो कम होगा, ज्यादा से ज्यादा 5% और कम से कम 0 हो जाएगा, जो कि आप इस पे जमा करवाएंगे। अगर बनेगा तो कराएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कराएंगे। अभी तक आया नहीं करंट इसको। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आपका? और मेरा ख्याल है सर
अगर ये एनटीआर में जाता है, 5 मिलियन से ऊपर होता है हमारा प्रॉफिट, तो हम 39 में आएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। वो फिर कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा ना। अगर अगर क्योंकि अगर बहबूद में गए, फर्ज करें मुझे बहबूद से, पहली बात तो ये कि 50 लाख से ज़्यादा वो प्रॉफिट बहबूद पे आपको देंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही 50 लाख तक रिस्ट्रिक्टेड है। 50 है या 75 कर दिए उन्होंने, सुना मैंने कोई कहता 75 कर दिए, पहले 50 थी। अगर 75 भी हो, ठीक है, 75 लाख में अगर आपको जितना भी टैक्स दे, तो एक साल में 50 लाख तो वो आपको देने से रहे। लेकिन अच्छा, हाँ जी, जो बाकी बाकी हमारा है इसके अलावा, ठीक है, जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स के ऊपर भी वो देते नहीं हैं नहीं, वो उधर ही है। बाकी पीएलएस, तो पीएलएस का तरीका वही है। अगर रिड्यूस या एग्जेम्प्ट में ना गया, तो जो रेगुलर इनकम का तरीका है वही पीएलएस का तरीका होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये एक और ऑप्शन भी मतलब कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी नहीं लेके जा सकते अगर उसका प्रॉफिट जाता है? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब वो तो बैंकिंग कंपनी के लिए होगा ना, जिसका काम लैंडिंग एंड बोरिंग करना होगा, उसकी भी आ गया बहुत शुक्रिया। नहीं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनका काम ये होता है, वो प्रॉफिट के ऊपर ही चल रहे होते हैं। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कुछ क्लाइंट्स इस तरह होते हैं ना, वो प्रॉफिट के ऊपर ही चल रहे होते हैं। नहीं वो देखें बात ये ना, अब एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट इसलिए की है, देखें उसने अपना पैसा लगा दिया इसलिए कि वो चाहता है कि वो जिंदा रहे उसके सर पे, जी, तो वो कारोबार तो नहीं कर रहा ना। आप समझे चीज को। एक बंदा रिटायर्ड है, उसके पास पेंशन है या जो कुछ भी आया उसने उठा के सारी अमाउंट इसके अंदर जमा करा दी है, ठीक है, बैंक के अंदर या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है, ठीक है सर, समझे ना चीज को। अगर जी सर, अगर उसने फर्ज करें एक बंदे को रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ 50 लाख 1 करोड़ जितना भी उसको मिलेगा, वो कहता है यार अब मैंने किसी से मांगना नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ इसको बैंक के अंदर या नेशनल सेविंग सेंटर के साथ में जमा करा देता हूँ। समझ आ रही बात? जी जी सर, ठीक है, उसने जमा करा दिया। अब उसको हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर, जो भी टर्म्स, रेगुलर होगा तो मंथली है, स्पेशल होगा तो क्वार्टरली है, या 6 महीने बाद है। इधर आते एक गिलास और दे देना, बात तो तंगी ना। ठीक है, अब उसने क्या किया, 1 करोड़ रुपया 50 लाख या जो उसको मिला जमा पूंजी उसने उठा के बैंक के अंदर या डाल दी उसने नेशनल सेविंग सेंटर के अंदर, ठीक हो गया। अब उसने तो इन्वेस्टमेंट इसलिए की है कि भाई उसका गुजर बसर हो सके। वो लैंडिंग बोरिंग का काम नहीं कर रहा, जैसे बैंक है या नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट बैंक से और लोगों से पैसे लेके वो आगे इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न ले रहे होते हैं और पिछले वाले को मार्कअप दे रहे होते हैं। ऐसे ही है जी सर, ऐसे ही। जैसे 8% पे लिया और आगे 15% पे दे दिया, अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो बाकी का उन्होंने डिफरेंस खर्चे खुर्चे माइनस करके जेब में डाल लिया। ऐसा ही है, यही उसकी बचत है। अब यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। अब जो बंदा अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है और वो चाहता है कि मेरा पर्पस, मैंने कोई कारोबार तो करना कोई नहीं है, तो मैं इसको इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी या लेके जो भी आता गया वो इन्वेस्ट करता गया, लेकिन उसने लैंडिंग एंड बोरिंग का कारोबार नहीं शुरू किया हुआ। जी सर, ठीक है। तो उसकी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रहेगा और ये इसका फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर या नॉर्मल के अंदर 50 से ज़्यादा हुआ तो फिर जाएगा। ये केस टू केस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लैंडिंग बोरिंग करेंगे ओनली देन ये बिजनेस इनकम बनेगा। इसको गलती से भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दे, ओके जी आप माइनस करके मुझे टैक्स दें इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह तो जितने लोगों ने पैसे लगाए हुए वो सारे भी इसमें, वो तो फिर सारे नॉर्मल में चले जाएंगे जो 50 से ऊपर जाएंगे। मतलब नॉर्मल में भी क्या, उनको तो फिक्स टैक्स रिजीम फिर मिलेगा ही नहीं। जी सर, ऐसे ही। अच्छा सर, 39 में हम कौन कौन सी डिडक्शंस इसके अगेंस्ट लेस कर सकते हैं? एक तो ज़ुकात जो है, देखें मेन चीज जो है ना, जो देखें दो चीजें, टैक्स पेयर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है। हमारे पास क्लाइंट आया था ना, वो कहते हैं मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, कुछ पेमेंट की है किसी जगह पे, मुझे कहाँ पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना उसमें मुझे फायदा है। तो फिजिबिलिटी अगर
बनाई या बाकी एक्सपेंसेस किए हैं, उसने कोई बंदा रखा हुआ है, उसको सैलरी दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम वो खर्चे हम 39 में लेस कर सकते हैं। देखें, बात ये है, पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई ये फिर वही केस टू केस बेसिस पे है। अगर आप तो काम, एक मिनट ठहरिएगा जरा, मैं जरा चेक कर लूं। अच्छा ठीक है, अब बात ये हो रही है कि अगर आप एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन जरा रिपीट कर दीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक बंदा है जिसका कोई प्रॉफिट एंड डेट 20-25 मिलियन है सालाना, ठीक है, और वो एनटीआर में चला गया, और उसने जब इसमें इन्वेस्ट किया था तो उसने कोई फर्म हायर की या डिफरेंट लोगों से उसने ओपिनियन लिया, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, रिसर्च की इसके ऊपर, तो मुझे कौन सी प्रोडक्ट्स में कहाँ कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टीडीआर में इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे, ठीक है, और इस तरह उसने कोई बंदा भी रखा हुआ है, ठीक है, तो अब ये जितने भी एक्सपेंसेस वो कर रहा है, तो क्या हम 39 में ये सारे एक्सपेंसेस लेस कर सकते हैं उसके प्रॉफिट के अगेंस्ट? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपने पहला सवाल भी बहुत अच्छा किया था और ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। देखिए, बात ही है, फिर वही है, केस टू केस बेसिस पे है। पहली बात तो ये है कि लॉ आपको बिजनेस में 20 के सबसेक्शन 1 के थ्रू ये अलाउ करता है कि आप कोई भी होली एंड एक्सक्लूसिवली पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए जो एक्सपेंस करेंगे, अनलेस आपको लॉ रिस्ट्रिक्ट ना कर दे सेक्शन 21 के थ्रू, 174 के थ्रू या अदरवाइज, आप अपने एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं उसको अर्न करने के लिए। दूसरा, अब आप चूंकि आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, उसमें भी सिचुएशन सेम है। अगर आप उसको ये प्रूव कर देते हैं कि इस इनकम को अर्न करने के लिए मैंने ये एक्सपेंडिचर किया है, तो आप वो भी उस हेड के अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये प्रूव करते हैं मैंने वाकई कंसल्टेंसी ली है, एक बात हो रही है, ठीक है, उस इनकम को कमाने के लिए। अब पहली बात तो ये कि कंसल्टेंसी अब आपका जो एक आपके डेप्रिसिएशन के लिए आपके जो जो 22 से लेके 25 तक आपके सेक्शंस हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपको नॉर्मल, आपका चूंकि आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा हो, उस सूरत में फिर वो चला जाता है आपका इंटेंजिबल के अंदर। उन्होंने दिया हुआ है एक प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस है और एक इंटेंजिबल एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अगर आप फिजिबिलिटी, वैसे रिपोर्ट जो है ना, वो आपका प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर उसकी आगे अपोर्शनमेंट की जाती है इस तरह कि आप 20% के हिसाब से हर साल जो है वो क्लेम करते हैं। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि उस पर्पज़ के लिए आपने ये काम करवाया है, तो अगर उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा, अगर कम होगा तो आप उसी में चार्ज कर देंगे उसी साल में, और अगर 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट होगा तो उसकी जो प्री कमेंसमेंट हुआ था 20%, और अगर इंटेंजिबल में गया जिसमें उन्होंने 1 साल से ज़्यादा वाला एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जिसका बेनिफिट है, तो वो फिर उसको डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 जो है वो उस पर अमोर्टाइज कर देता है। ये बेसिकली इस वक्त जो स्टेटस है लॉ का। लेकिन ये बर्डन अब आप पे होगा ना, आप ये साबित करेंगे कि ये आपका एक्सपेंडिचर वाकई उसको हुआ है या आपने अपनी इनकम को कम करने के लिए ऐसे किया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर, समझ रहा हूं। क्योंकि वो कहते हैं जी आपने अपनी इनकम को कम करने के लिए ये सारी स्टोरी आपने बनाई है कोई, लेकिन ओबियसली अब आप कहेंगे नहीं जी हमने बिल्कुल, फिर आप फिर प्रूफ करेंगे कि जी हमने ये जो मॉडल जो हमने जब सेलेक्ट किया था, तो हमने एक प्रोफेशनल जो टैक्स कंसल्टेंट थे उनको 5 लाख, 4 लाख, 15 लाख जो भी आपने तय किया था कि बेस्ट मॉडल जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के लिए वो हमें बना के दे, और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें उसमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हम अर्न कर सकें। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फिर अब उसमें और भी चीज़ें आएंगी ना, फिर उसका एक तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आएगा, फिर उस बंदे की क्या एक्सपर्टीज उस फील्ड में है, 2 पॉइंट हो गए, फिर उसने ओपिनियन क्या दी, ठीक है, 3, फिर चौथा उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, 5वां क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट, 6ठा फिर उसका विद होल्डिंग टैक्स अगर आपने काटना था तो वो भी बीच में आएगा। तो ये सारी कंप्लायंसेस आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आप ये वाला जो है ना एक्सपेंडिचर जो है
जो कि लॉ ऑब्वियसली आपको अलो करेगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, तो आप क्लेम कर सकते हैं। फिर आगे अमोर्टाइजेशन होनी है कि नहीं होनी है, ये सारे सारे क्रेडेंशियल आपको मेट करने पड़ेंगे, तब आप एक्सपेंडिचर जो है आप एज ए डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है सर। कोई और अच्छा सर, इसके अलावा 65F का क्रेडिट आप निकालते हैं, उस पर ना मैं थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। वो क्या? उसमें यह है कि उसमें लिखा है कि जितनी भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी होगी ना, इंक्लूडिंग मिनिमम, ठीक है, फाइनल या एनटीआर जो भी है, वो सबके अगेंस्ट आपको सिर्फ 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, वो उसकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी है और लोकल भी है, अच्छा, तो क्या लोकल के अगेंस्ट भी हमें 100% मिलेगा टैक्स क्रेडिट? नहीं क्योंकि वो सिस्टम देता है। नहीं ऑब्वियसली सिस्टम ना देखिए बात यह है, एक कोल माइनिंग वाला प्रोजेक्ट है, ऐसा ही है, एक स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप है, और एक था आपका एक्सपोर्टर जो था, उसका तो अब खत्म हो गया 65 है, वो नहीं है अब, वो आपको पता है, ठीक है। जी सर। अब या वो 0.25 में है या 1% में है, 154A में, ठीक है। और कमीशन एजेंट भी एक्सपोर्ट वाला भी अब उसी के अंदर चला गया, जो पहले 154 का हिस्सा था, वो भी उन्होंने 0.25 या 0.1% पे डाल दिया 154A के अंदर। अब बाकी बच गए दो, एक उसमें मेरा ख्याल है कोल माइनिंग वाले हैं, और दूसरा आपका स्टार्टअप वाला बाकी बच गया। जी सर। अब जो आप जो 65F लेना चाह रहे हैं, कि जी आपको दिखा दें, 1 मिनट ठहरे, पहले शेयरिंग कर लेते हैं, मैं जरा फाइल खोल लूं। नहीं जी, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी? जी सर, आ रही है। अब वो क्या कहता है, फॉलोइंग पर्सन्स और इनकम शैल बी अलाउड टैक्स क्रेडिट 100% है, एनी प्रोविजन इंक्लूडिंग मिनिमम ACT और फाइनल टैक्स है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। वो तो है ना, रिटर्न फाइल करनी है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है, सेल टैक्स रिटर्न अगर एप्लीकेबल है तो जो भी है। अब इसमें दो बाकी पार्टी बच गई हैं, पर्सन एंगेज्ड इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध प्रोवाइडिंग कोल एक्सक्लूसिवली टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, और नंबर 2 स्टार्टअप एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 62A of section 2 for the tax year in which startup is certified by the Pakistan Software Export Board and next to tax year। तो उसको 3 साल के लिए, और ऊपर वाले को उन्होंने फिलहाल विदाउट टाइम लिमिटेशन के 65 में उन्होंने कहा जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब आ गई बात आपकी कि अगर आप इन दो में कहीं फॉल करेंगे तो तभी 65F आपको मिलेगा ना। जी सर, हम बी में फॉल कर रहे हैं, बी में। अगर आप स्टार्टअप में आ जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप उस पे जो है बेनिफिट जो है क्रेडिट का 100% का आप ले सकते हैं। फिर इशू अब किस में रह गया, उसने तो आपको सब में दे दिया, मिनिमम में भी, ACT में भी और फाइनल टैक्स में भी। आप तो एक्सपोर्ट पे भी ले लो भाई। सर मैं यही पूछ रहा हूँ ना, एक्सपोर्ट पे तो वो दे देता है आपको, अच्छा ठीक है, बट अगर एक स्टार्टअप है, उसका प्रॉफिट ऑन डेट भी है, उसका लेट्स सो 7E भी है, या बाकी एक्सपेंसिव उसकी लोकल सर्विसेज भी हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमें सारी लाइबिलिटी के अगेंस्ट मिलना चाहिए ना 100% क्रेडिट। अब वहाँ जो वर्ड वो यूज कर रहा है, इनकम और पर्सन्स और इनकम जो है 100% टैक्स पेएबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग मिनिमम ACT और फाइनल टैक्सेस।
ठीक है। जी सर। अब मसला ये है कि एक मिनट है ना, किसी ने ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे एज सच उन्होंने, अब नीचे जाके आप देखें कहीं उसने वर्ड, टेक्निकली आप बात ठीक कह रहे हैं कि उसकी वजह यह है कि उन्होंने एंड अंडर टैक्स पेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस है और इंक्लूडिंग दिया उन्होंने, ठीक है। जी सर, ऐसे ही है। इससे नजर पढ़ के यही लगता है ज्यादा जो वेटेज आ रही है, उन्होंने बिजनेस इनकम का जिक्र नहीं किया, उन्होंने किसी स्पेसिफिक हेड की बात नहीं की इसके अंदर, ठीक है। जी सर। तो अपेरेंटली यही नजर आ रहा है कि आपको बाकी पे भी मिलना चाहिए। ऑब्वियसली आपको उनके साथ टेबल टॉक करके और आर्गुमेंट्स के साथ और ये सेक्शन पढ़ा के तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा। पहली स्टेज पे हो सकता है वो ना माने या कोई बंदा उसको समझ ना आए, लेकिन जब आप पूरा इसको पढ़ाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये मिल जाना चाहिए। हाँ जी। लेकिन सर आरएस नहीं, उसको आईरस को छोड़ो, आईरस को छोड़ो। आप नहीं तो आईरस क्या करता है जब आप डालते हो, नहीं उठाता। सर आरएस जो है ना, वो जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है ना, सिर्फ उतना ही आपको टैक्स क्रेडिट देता है। उसमें जो मिनिमम फाइनल के जो आते हैं ना टैक्सेस, वो उसको नहीं, आपका पेबल बना। पहली बात तो ये है कि आपने कमिश्नर से सर्टिफिकेट लिया किस चीज का 65F का, और कौन सा? सर? ये तो टैक्स क्रेडिट है ना, अगर एग्जेम्पशन होती तो फिर हम लेते। तो आपको लगता है कि ये जो टैक्स क्रेडिट है, एक और भी चीज है ना इसके अंदर, इसका मतलब है कि सिस्टम के बैग पे उन्होंने ये चीज नहीं डाली, ठीक है। एक मिनट है ना, 159 आपने पढ़ा या 158? अभी ठहरे, ये देखे ना लिखा हुआ है, एक मिनट, 158 मुझे याद पड़ता है कि जैसे ना आपको 65F का जो सर्टिफिकेट है ना, एक मिनट मांग लेना चाहिए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस तो आपने दे दी। अच्छा, इसमें 151 है, 159 में क्या है? ये देखो ना, आप इसका 159 के 1 का सी पढ़ो ना। हेलो जी सर। ये पढ़ो ना ऊपर से, 1 का 1 पढ़ो, ये ना पढ़ना जरा ऊपर से। Where the commissioner is satisfied that an amount to which division 2 or 3 of this part or chapter is पहला is C is subject to 100% tax credit under this ordinance. आगे क्या है पढ़ो। The commissioner shall, upon application in writing by the person in the prescribed form, issue the person with an exemption or low rate certificate. आगे Provided further that commissioner shall be deemed to have issued the exemption certificate upon the expiry of 15 days from the filing of application by the aforesaid company. बाकी तो सारे हो गए ना, ठीक है। अब आपको इसमें कहीं भी इस वो आपको यहां लेकर आएगा, समझ आ रही बात? सो ये प्रज्यूम्ड वो जो था ना कि जी ऑटोमेटिक हो गया, तो वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको अप्लाई करके ना उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हाँ जी, आपका कोई और सवाल है? क्लियर हो गया ये? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, क्लियर है। आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे थे। आपने एक इंटेंट शो की है
कि आप एक इशू के ऊपर थोड़ा उसको थ्रैश करना चाह रहे थे कि क्या हो सकता है मैक्सिमम इसके अंदर, बट डेट जितने भी याद रखिएगा टैक्स क्रेडिट रिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं या ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब्जेक्ट टू, क्योंकि इनकम तो आप ऑफर कर देंगे, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, इनकम तो आ रही है ना अगर सही है तो, उसमें सिर्फ सही होना और पूरा और सही होना ज़रूरी है, बाकी तो ठीक हो गया। खर्चों में जाकर लिमिटेशन आपको पूरे, आप चाहे सेल टैक्स पढ़ लें या इनकम टैक्स पढ़ लें, जैसे ही आप खर्चे करने लगेंगे उधर इनपुट लेने लगेंगे और इधर खर्चा करने लगेंगे, वो आप पे ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को खर्चों के थ्रू या इनपुट के थ्रू उसको कम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कम से कम टैक्स देना पड़े। दिस इज़ वाई कि आप दोनों लॉज में देखेंगे कि ज़्यादा उधर इनपुट के ऊपर सेक्शन 7, 8, 9, 73 और उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें रूल्स और रेगुलेशन उस पर लगे हुए हैं। जब आप इनकम टैक्स में आएंगे तो सेक्शन आपके जैसे खर्चे करने लगेंगे, पहले तो अलाउएबल की एक लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है, फिर हर सेक्शन में उन्होंने सेक्शन 21 और 174 का हवाला दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा रिकरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन भी वो कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ 111 में तो वैसे ही आप वो तो डीम जो आपका क्या कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स है, तो उन्होंने अपनी साइड को प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि लोग फेक और फ्लाइंग एंट्रियां डाल के बीच में से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। चाहे वो क्रॉस चेक है, चाहे वो विदहोल्डिंग टैक्स है, चाहे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, चाहे वो थर्ड पार्टी की वेरिफिकेशन है, ठीक है, चाहे वो पर्पज़ आपका है वो क्या है, और फिर उसके अलावा अगर आप अदर जो जितने भी एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या उसको क्लेम करने के जो जहाँ जहाँ, यानी सिर्फ आपने क्लेम नहीं करना, उसकी लिजिटिमेसी और उसकी फैक्चुअल चीज़ों को भी क्लियर करेंगे तो तब आप आगे जा सकते हैं। मेरा ख्याल है इशू हमारा आपस में रिजॉल्व हो गया, आपको समझ आ गई बात? जी सर समझ आ गई, थैंक यू सर। आपका कोई और सवाल तो नहीं है? नहीं सर अभी तक। तो आपने 2 सवाल किए, एक 65F का आपने कहा और दूसरा आपने बात की कि जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट वाला जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करके बंदा कमाता है, वो आपने एक सवाल बहुत अच्छा उसमें किया कि ये बिजनेस इनकम है कि नहीं, ठीक है। अमूमन मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि कहीं इसको बिजनेस इनकम ना ट्रीट कर ले, क्योंकि बिजनेस में फिर ओबियसली जो ट्रीटमेंट है उसका डिडक्शंस का वो ज़रा डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू दी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं बताता चलूँ कि इसमें भी एक सब 39 के अंदर इनकम है, ठीक है, और 40 सेक्शन जो है ना वो बताता है कि इसमें कोई भी एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली, जिस तरह आपने बिजनेस इनकम में 20 का 1 पढ़ा तो 40 के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले 20 का 1 देखें, उसके बाद वो दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। बस 2 चीजें दिखानी है आपको। ये जरा पढ़िएगा, 20 का 1 जरा पढ़ ले। Subject to this ordinance, in computing the income of a person chargeable to tax under the head income from business for a tax year, a deduction shall be allowed for any expenditure incurred by the person in the year wholly and exclusively for the purposes of business। बस अब देखें, इन्होंने जो आपको बिजनेस इनकम जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर एक लिस्ट पड़ी हुई है जो आपकी सेक्शन 22 से लेके तो 31 तक जाता है, जिसमें आपके एक जो क्या कहते हैं, 1 मिनट कोई ज्वाइन कर रहा है फिर मैं करता हूँ आपसे। उसमें आपके बैड डेट्स थे, आपके ओबियसली जो डेप्रिसिएशन है, इनिशियल फर्स्ट ईयर अलाउंस जो भी उसके अंदर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब तो फर्स्ट ईयर शायद
नहीं रहा, उसकी जगह एक्सेलरेटेड एब्सेंट वाला फर्स्ट ईयर की शक्ल में है, ठीक है। और आपके जो बिजनेस प्रमोशन के हैं, फिर आपके एंटरटेनमेंट के हैं, जो भी स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है, एक लिस्ट दे दी। उसके अलावा उन्होंने कहा जी इस अब सारा कुछ तो लिखा नहीं जा सकता था। अगर मैं आपसे कहूं कि इनकम टैक्स में ऑडिट फी मुझे दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑडिट फी आपको डायरेक्टली लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। अगर मैं कहूं एम्प्लॉइज की एंटरटेनमेंट जो है ना, वो सिर्फ दिखा दे तो वो भी आपको नजर नहीं आएगा। वो ठीक है, उनकी मीटिंग्स का नहीं है, ठीक है। अब जो स्पेसिफाइड करने के बाद जितने बाकी बच गए हैं, स्पेसिफाइड करने के बाद जितने नॉन स्पेसिफाइड हैं, वो आपके इसके 20 के 1 के अंदर कवर्ड है। और साथ लिख दिया उन्होंने सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। ओब्वियसली जहां जहां लिमिटेशन लगेगी, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो जहां जहां लिमिटेशन लगेगी वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इसको अब मिला के पढ़ेंगे सेक्शन 40 के साथ, तो वो भी आपको इस तरह की मिलती जुलती चीज जो है आपको दिखाएगा। ये 40 आ गया। ये देखें जरा, ये पढ़े जी, इसका 40 का 1 पढ़े जरा। So subject to this ordinance, in computing the income of a person chargeable to tax under the head income from other sources for a tax year, a deduction shall be allowed for any expenditure paid by the person in the year to the extent to which the expenditure is paid in deriving income chargeable to tax under that head, other than expenditure of a capital nature. लो जी, अब आपको उसने पहले में ये पढ़ा दिया, उसने वर्ड यूज किया, ये आप देख रहे हैं, ये वो यूज कर रहा है, एनी एक्सपेंडिचर वर्ड यूज किया। एक पेड हो और दूसरा क्या हो, इन ड्राइविंग, ये आगे देखें, इन ड्राइविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी हेड, अंडर दैट हेड, यानी अगर आप अदर सोर्सेज को अर्न करने पे खर्चा करेंगे, जैसे अभी आपने कहा जी मैंने कंसल्टेंसी दी, मैंने बंदा रखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। अगर वो इस पर्पस के लिए है और बाकी सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस की कंडीशन मेट कर देता है और ओब्वियसली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे उसमें 21 के अंदर भी लिखा हुआ है, वो आपको नहीं मिलेगा, इधर भी होगा तो वो नहीं मिलेगा, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि एक बेस हर केस में इस्तेमाल की जाए। ये एक आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हर केस की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर केस की क्रेडेंशियल हो सकता है, कुछ चीज़ें कॉमन भी हों, कुछ चीज़ें अनकॉमन हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हर केस को उसकी सिचुएशन और उसकी इनकम, खर्चे और नेचर ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो है उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। जी मेरा ख्याल है अब आपका ये वाला जो पॉइंट है कि इसको अर्न करने पे, वैसे उसने लिस्ट एक बनाई हुई है नीचे, अब वो भी देख सकते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस जो है प्लांट एंड मशीनरी का, वो भी उसने इसके अंदर रखा हुआ है। जाहिर बात है जब हम इधर आएंगे तो इसमें जो वो अलाउ करेगा वो हम क्लेम कर सकते हैं। जी जनाब, इज इट ओके? आपका कोई? जी सर, ओके। हाँ जी, चले। अब आपने प्रॉफिट ऑन डेट की बात की, फ्रॉम नेशनल सेविंग सेंटर, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, स्पेशल सर्टिफिकेट, बहबूद सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। ये माइक ऑफ कर लीजिएगा, आवाज गूंज रही है। वो किया, उसके बाद आपने 65F किया, फिर आपने एक्सपेंडिचर की बात की, तो सेक्शन 20 आपको बिजनेस इनकम के एक्सपेंडिचर जो अलाउ होते हैं, और 40 में आपको जाके जो अदर इनकम के अगेंस्ट है उस पर बात हुई। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं जी। हाँ जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। ख्वाजा साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक जी। ख्वाजा साहब, सर एक टैक्स पेयर ने अपना बिजनेस अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, अच्छा, प्रॉपर चैनल। अच्छा, तो सर इनकॉर्पोरेट करेंगे सर उस बेटे की रिटर्न में बिजनेस, तो यानी उसकी फैक्ट्री थी, वो उसने सारा उसको ट्रांसफर कर दिया
नहीं, ट्रांसफर जो किया है वो विरासत है, गिफ्ट है, वो क्या है? नहीं सर, गिफ्ट सर विरासत तो आपको जब ये हयात है। हाँ, तो गिफ्ट दिया है ना तो सर। विरासत तो नहीं हो सकती, तो फिर उसने क्या किया उसको? तो सर बेटा जो रिटर्न फाइल करेगा तो जारी बात है उससे इनकम भी तो सर जनरेट हो रही है ना उस बिजनेस से, वो फैक्ट्री है चल रही है, तो उसको फिर नहीं, वो उसने वेल्थ में तो नहीं ले सकते सर। नहीं, मसला भी ये है कि अगर तो उसने बिजनेस उसको ट्रांसफर कर दिया सारा, जी 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 तो आपको पहले तो कानून की रेगुलेशंस पूरी करनी पड़ेगी ना कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का तरीका क्या है। ठीक है सर। मेरे ख्याल है 95, 96, 97 आपको सेक्शन देखने पड़ेंगे। एक कन्वर्जन होता है, एक ट्रांसफर है। आपने कन्वर्जन नहीं ट्रांसफर है की, सर। आपने ट्रांसफर किया आपने, जी ठीक है। और फिर आपको एग्रीमेंट जो आपने ट्रांसफर का किया उसमें क्या लिखा है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी पड़ेंगी ना। आपने प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं, ठीक है सर। आपने अपनी जगह पे, आप ये समझे कि आप निकल गए, आपकी जगह पे बेटा आ गया आपका, जी जी यूं ही है सर, बिल्कुल यूं ही है सर, बिल्कुल। तो फिर एंटीएन डिफरेंट भी है अब। जी जी एनटीएन डिफरेंट हुआ सर, बिल्कुल बेटे का अलग एनटीएन है सर। बस बिजनेस वाला चेक कर लें, ठहरे अभी सेक्शन देखते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का। इसमें मेरे हाल है 94 ऑनवर्ड कुछ इस तरह करके है। एक मैंने सेक्शन इसमें पढ़ा था, मुझे जुबानी नहीं याद आ रहा, मैं देख लेता हूँ। ये है ना डिस्पोजल ऑफ बिजनेस बाय इंडिविजुअल, आपका डिस्पोजल नहीं है, ठीक है। disposal AOP to wholly owned company, disposal between wholly owned companies, scheme of arrangement and reconstruction भी नहीं है आपका। यूं ही है सर, ये भी नहीं है। ये change in control of an entity, जी जी सर, ये कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल। ये वाला अब आप इसको देख लें वो क्या कह रहा है, पढ़े जरा मिर्जा साहब क्या कहता है वो। हेलो जी जी हेलो सर, मुझे कह रहे हैं हाँ सर। जी, आपको ही कह रहा हूँ ना, आपका ही सवाल है ना, तो देखे ना वो क्या कहता है। कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी में जब चेंज आएगी तो क्या होएगा? Where there is a change of 50% or more in the underlying ownership of an entity, ठीक है, any loss incurred to a next year before the change shall not be allowed as a deduction in a next year after the change unless the entity हाँ continues to conduct the same business after the change as it conducted before the change until the loss has been fully set ठीक है, off यानी and वही बिजनेस does करना not- जरूरी है। और दूसरा ठीक है, एंड डज नॉट, but not until the loss has been fully set off, engage in any new business or investment after the change where the principal purpose of the entity or the beneficial owners of the entity is to utilize the loss so as to reduce the income tax payable on the income arising from the new business or investment. ठीक है। और दूसरा इन दिस सेक्शन, Entity means a company or association of persons to which subsection 1 of section 92 applies. Ownership interest means a share in a company or the interest of a member of an association of persons, and underlying ownership in relation to an entity means an ownership interest in the entity held directly or indirectly through an interposed entity or entity by an individual or by a person not ultimately owned by individual. अच्छा अब बात ये है कि यहाँ 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 तो एंटिटी वो एओपी को कह रहा है और कंपनी को। ठीक है सर। एंटिटी मीन्स ए कंपनी और एओपी, ठीक है। ओनरशिप इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट और मेंबर इन एन एओपी एंड अंडरलाइंग ओनरशिप इन द एंटिटी हेल्ड डायरेक्टली थ्रू एन इंटरपोज। ये बेशक ये मुझे लग रहा है कि आपका ना सक्सेशन वाले में चले जाना, सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ। आप इसमें मुझे लगता आ रहे हैं, हेलो आप उसमें नहीं आ रहे।
ये सर रेलिवेंट, ये रेलिवेंट है सर। ये बन रहा है क्योंकि वो आप वो कहेगा जी आप तो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप थे, आप कैसे आ गए। ठीक सर। इसको देखें आप, वेयर ए पर्सन Where a person carrying on any business or profession has succeeded in any tax year by any other person hereafter in this section referred to as the predecessor and successor respectively. Otherwise, then on the death of predecessor and the successor continues to carry on that business or profession, तो पहले क्या होगा, the predecessor shall आवाज कट गई है। उसी नहीं हेलो जी सर आ रही है। हाँ जी बोले बोले। द प्रोड्यूसर shall be liable shall be liable to business in respect of the income of the tax year in which the succession took place up to the date of succession and the tax year or year preceding that year. ठीक है, The आगे successor shall be liable to pay tax in respect of the income of such tax year after the date of succession. दो हिस्से हो गए ना, सर वो तो वो ठीक है। आगे आगे दूसरा notwithstanding anything contained in subsection 1 where the predecessor cannot be found and the tax liability in respect of the tax year in which the succession took place up to the date of succession and of the tax year or years preceding that preceding that year shall be that of that successor in the like manner and to the same extent as it would have been that of the predecessor and all of the provision of this ordinance shall so far as may be applied according to। तो ठीक है ना, अगर वो पिछला अपना री टैक्स देता तो नेक्स्ट वाले को पकड़ लेंगे। और आखिरी क्या है, where any tax payable under the section in respect of such business or profession cannot be recovered from the predecessor, it shall be recoverable from the successor who shall be entitled to recover it from the predecessor। तो ठीक हो गया ना। उसने कहा जी अगर एक की जगह बेसिकली बात ये है, वो कहते हैं ये ना हो कि एक बंदा दूसरे को बिजनेस दे, पिछला भाग जाए और अगला के मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने दोनों को फंसाया हुआ है। या तो अपनी लायबिलिटी अगले की तो इसने देनी है, वो लड़ाई हो रही पिछले की। अगर पिछला अपनी लायबिलिटी क्लियर नहीं करता, आपको पता ना एनओसी लेके देना होता है टैक्स ऑफिस से, उसने लिख के देना होता है कि जितनी लायबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, गवर्नमेंट ड्यूज हैं, टैक्सेस हैं, मैंने सारे पे किए हुए हैं। और अगर वो निकल आता है और अगला कहता है जी मेरे पास तो ये लेटर है, तो गवर्नमेंट उससे भी रिकवर कर सकती है कि भाई ये 98C जाके पढ़ लो। अगर वो नहीं देता तो फिर तुम्हें देना पड़ेगा, किसी एक ने तो लायबिलिटी पे करनी है ना, वरना पता क्या होगा, डिफॉल्टर अपना बिजनेस दूसरे को ट्रांसफर करके भाग जाएंगे। दो ही कैटेगरी है ना, या तो कंप्लायंट टैक्स पेयर है या नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर है, ठीक है। अगर कंप्लायंट है तो वो अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करके देगा, और अगर नॉन कंप्लायंट है तो वो कहेगा मेरी जान छूट जाए, इसको मैं आगे कर देता हूँ। तो बड़े ध्यान से फिर बिजनेस जो है ना वो लेना है, ताकि लायबिलिटी क्लियरेंस के साथ, बल्कि एनओसी टैक्स ऑफिस से ले लेंगे, कोई एरियर टैक्स तो नहीं इस बंदे की तरफ निकला हुआ, ठीक सर। ठीक है। और लेने के बाद ऑनवर्ड जिम्मेदारी उसने उसी पे डाली है कि पीछे को टैक्स अगर निकलता होगा तो यही देगा, अगर वो पिछले से ना रिकवर हो सका तो, क्योंकि अब तो फील्ड में ये है ना। और वो एंड पे उसने लिख दिया कि वो पैसे देने के बाद दूसरे से रिकवर कर ले, अगर कोई बनेगा तो। अमूमन क्या होता है, जब बिजनेस आता है, ज़ाहिर बात है बेटे ने अपना करना है, वो अपनी लायबिलिटी पिछले से क्लियरेंस करके लेके चल रहा होता है, ऐसा ही है। और उसने लीगली उसको कवर कर लिया। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब आपका क्लियर हो गया, 98C में फॉल करता है। ठीक है सर, वो ये चीज क्लियर हो गई। एक और चीज है, अब बेटा सर एज ए कैपिटल क्या बुक करेगा, उसने तो पेमेंट की नहीं है। असल में बात यह है कि उसको तो वही कैपिटल वो रिप्लेस हो गया ना, लेटर में लिख दिया जाएगा कि जिस तरह है उसी तरह इसको ट्रांसफर हो जाएगा जिस तरह पहले था। अच्छा, वो जो कैपिटल होगा वो इसी का ही हो जाएगा, वो इसी का ही बन जाएगा, वो इसका बन जाएगा। क्योंकि आपने कहा ना ए की जगह बी आ गया, तो वो सारा किसका है फिर, अब वो बी का हो जाएगा ना।
और बेटे के केस में समझ भी आता है, अल्टीमेटली तो उसी के पास ही जाना ना। लेकिन इसने यहाँ को ब्लड, यहाँ पे आप देख लें, इसने 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 ब्लड रिलेशन की इसमें बात कोई नहीं की है। अगर एक की जगह बी दूसरे को वॉलंटरली तौर पे भी दे देता है तो तब भी जिम्मेदारी उसी तरह ही पड़ेगी, क्योंकि उनको तो टैक्स चाहिए ना, उनको कारोबार से क्या लेना। समझ आती बात? भाई अगर आप टैक्सेशन ऑफिसर है तो आपका पर्पस क्या है कि भाई हमारा जो ड्यू शेयर बनता है वो ए दे या बी दे, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसको तो पैसा चाहिए। जी आपका ख्वाजा साहब क्लियर है? ठीक है सर। आपका कोई और सवाल ख्वाजा साहब? एक और तो छोटी सी बात सर, फॉर एग्जांपल ए और बी में कोई बाप बेटे का ताल्लुक नहीं है। अच्छा। अब बी ने जब पेमेंट की तो उसने गुडविल भी दे दी, उसके गुडविल कैपिटल उसने गुडविल भी पे किया। अब क्या ये बी अपनी बुक्स में ये गुडविल भी रिकॉर्ड करेगा, यानी वो कैपिटल ही लेगा वो उसने पेमेंट की है टोटल? देखिए होता ये है कि अगर एसेट्स की वैल्यू है, फर्ज करें, अब दो तरीके होते हैं ना। अब अगर तो एक्चुअली पे किया तो जाहिर बात है ये गुडविल स्टैंड करेंगे, ठीक है। आप ओवर एंड अबव जो प्राइस पे करते हैं, ठीक है, कि उसने कहा जी मैं तुम्हें बने बनाए क्लाइंट्स देता हूँ, बिजनेस देता हूँ, तो वो गुडविल के तो पैसे लेगा ना। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ठीक है, और एक्चुअल गुडविल को आप इंटेंजिबल में अमोर्टाइज भी कर सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन वो रियल होनी चाहिए, आपने वाकई पैसे दिए हों, सिर्फ वैल्यूएशन करके गुडविल नहीं क्रिएट करनी। अगर आपने कहा जी आपको मैं 4 करोड़ के एसेट्स हैं, मैं 1 करोड़ आपको गुडविल के देता हूं, तो वहां लिखा जाएगा कि मैं गुडविल के 1 करोड़ पे आपको दे रहा हूं। फिर आप इंटेंजिबल में सेक्शन 24 में आएंगे और उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कॉस्ट तो इनकर्ड हुई है ना। जी जी सर, बिल्कुल। और उसका बेनिफिट भी मुझे 1 साल से ज्यादा का है, ऐसा ही है। और मेरा इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हुआ है जो रियल बेसिस पे मैंने पे किया हुआ है, और आप प्रूव भी करेंगे उसको कि मैंने दिया है, और लेने वाला भी कहेगा मैंने लिए हैं पैसे, ठीक है ना जी। एक ख्वाजा साहब आपका थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई और सवाल तो नहीं है? थैंक यू चले, बहुत अच्छा हो गया, 98C आपके सामने आ गया। मैंने कहा मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन अब एग्जैक्टली कुछ चीजें नहीं याद होती। जी किसी और का कोई सवाल है जी? वालेकुम सलाम, नूर साहब क्या हाल है? सर अल्लाह के बड़े एहसान है। सर जी ख्वाजा साहब का जो सवाल है, अगर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से चलता हुआ कारोबार खरीदेगा? नहीं खरीदेगा नहीं, ये दो चीजें मुख्तलिफ है। ये आपको एक सेल परचेज हो तो वो अलग चीज है, ये सेल परचेज नहीं है। ये ए ने बी से बिजनेस ले लिया एज इट इज ही। देखे ना आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं, उसने जो वर्ड किया यूज किया, आप पढ़ नहीं रहे। अदरवाइज देन ऑन द डेथ ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। मैंने एक बेटे ने, भाई ने बिजनेस लिया, ठीक है। अब देखें दो सिचुएशन है आपके पास, या तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया होगा या आपने कुछ चार्ज किया होगा, आप दूसरे केस में चले गए, ऐसा ही है? ऐसा ही सर। हाँ तो ले सकते हैं आप बिजनेस, कोई मसला नहीं है। अगर आप परचेज देखें, अगर तो आपको एज इट, इसमें कोई ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं लिखी कि आप बिजनेस टेक ओवर विद कंसिडरेशन या विदाउट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने कहा एक बंदा जिंदा है, वो अपना बिजनेस दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है जी। मेरा सर इसमें सवाल ये था कि वैसा तो मैंने 5 करोड़ रुपए की चलती हुई दुकान खरीदी है, माल लगा हुआ था और मैंने वो दुकान खरीद ली। सर आवाज आ रही है? आ रही है, आप मैं सुन रहा हूँ, आप चले आ रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा 5 करोड़ की मैंने चलती हुई दुकान खरीद ली, तो जो पहले जिसने मुझे दुकान बेची है उसकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न थी वो इंडिविजुअल की जाती थी, ठीक हो गया। वो बेसिकली तो वो एक कारोबार करे या 10 कारोबार करे, रिटर्न तो उस आदमी की लायबिलिटी होती है, मतलब जो टैक्स पेबल बनेगा। ये चीज अलहदा से फाइंड करना
कि इस कारोबार की लायबिलिटी पिछले सालों की क्या थी, वो तो सर टैक्स ऑफिस से भी नहीं फाइंड आउट हो नहीं नहीं नहीं, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। देखिए बात सुने, आपके दो दो आपने एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट बना दिए। पहला तो आप मुझे देखें, उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा कि आप बिजनेस चाहे परचेज करें या आपको फ्री मिले, इस तरह तक कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर। अपेरेंटली वो कहता है डेथ के अलावा अगर बिजनेस आपको आता है, अब दो ही ऑप्शन है, या वो विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक हो गया, ठीक है। इस पे तो टैक्स ऑफिस को कोई इतराज नहीं है। ठीक है, अब जाहिर बात है विदाउट कंसिडरेशन होगा तो गिफ्ट होगा, तो फिर वो आएगा उधर आपको लेके आएगा रिलेटिव की तरफ। ठीक है, ठीक है, फिर रिलेटिव, क्योंकि ऐसे तो नहीं कोई किसी को पकड़ा देता। ठीक है, गिफ्ट करने के लिए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। अगर ज्यादा मसला है तो लोग डोनेट कर दे फिर, क्योंकि डोनेशन में लव एंड अफेक्शन होना कोई लाजमी नहीं है, आपकी विल होना जरूरी है। ठीक है ना, ठीक है। डोनेशन आप किसी को भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपका पैसा है। ठीक है, बिजनेस आपने किसी को देना है तो ऑब्वियसली दो ही चीजें हैं, या तो आप विद कंसिडरेशन है या विदाउट है, वो तो रफड़ हो गया खत्म। ठीक है, ठीक है। अब आ गया कि जी जिसके पास बिजनेस आया है, सेल टैक्स में भी ऐसा ही है मेरा ख्याल है, सेक्शन मुझे याद आ रहा है 50-51 है, ये कौन सा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अब उन्होंने दोनों तरफ से सक्सेसर को अंदर फंसाया हुआ है इसलिए, और प्रोड्यूसर को भी। देखे ना, अभी मैंने बात की, आपने ज्वाइन शेयर लेट किया है, एक डिफॉल्टर बंदा अपना बिजनेस एक दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दे जो कि सही बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, और बंदा वो गायब हो जाए, तो फिर इनका मतलब ये हुआ कि दूसरे वो तो फिर अगले को कुछ मिलेगा ही कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रोड्यूसर बंदा सर्च में नहीं आता, नहीं पता लगता, तो आप पहले उससे खाली लेटर एंड स्पिरिट के थ्रू, ये ना हो सिर्फ लिखा हो कि जी मैंने कोई टैक्सेस नहीं देने, कोई देखें आपने एक प्रॉपर्टी ली, पता चला कि उस घर के ऊपर टेलीफोन का जो बिल है वो डिफॉल्ट में गया हुआ है 1 लाख रुपया। ठीक है, उसने आपको लिख के दे दिया जी मैंने किसी के कोई ड्यूज नहीं देने, तो आप ये खरीद ले, बाकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, आपने खरीद लिया एक्टिंग ऑन गुड फेथ, एनओसीज नहीं रेलिवेंट डिपार्टमेंट से लिए, वेरीफाई नहीं किया, वो बंदा रुपोश हो गया, ठीक है, मुल्क से भाग गया, मर गया, कुछ भी हो गया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा फिर, वो तो मुंह तकता रह जाएगा। ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए, ताकि कोई बंदा अगर डिफॉल्ट में है या टैक्स पे नहीं कर रहा है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो वो दोनों से वो रिकवरी कर सके। और अगर आपको याद हो तो 161 के साथ 162 सेक्शन को मिला के जब पढ़ेंगे तो टैक्स काटने की पहली जिम्मेदारी पेयर की है, और अगर वो टैक्स नहीं काटता या काट के जमा नहीं करता तो वो गायब हो जाता है, तो वो रेसिपिएंट से भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं जहां टैक्स डिडक्टेबल था। ठीक है, हाँ, जी बिल्कुल ठीक ये है। इसलिए ये नूर साहब इसलिए रखा जाता है, बड़ा क्लियर कट विजन है कि ताकि दोनों को फंसा के रखें, ताकि भाग ना जाए वो बंदा जो कि डिफॉल्टर है बेसिकली। ये बात हो रही है। मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा ये है कि जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे है, जो कि सेल्स टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी होती है ना, वो तो बिजनेस की लायबिलिटी तो अलग से नहीं, आप टैक्सेस की ज्वाइंटली और सेवरली दोनों तरफ कवर होता है। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ ले, इनकम टैक्स पढ़ ले, सेल टैक्स, ये एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं, वो दूसरे को भी पकड़ सकते हैं जहां लॉ उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि आपने चैलेंज करना है ना जी, कहाँ कानून में लिखा हुआ है, वो आपको 98 सी पढ़ाएगा। बनाता हूँ, मैं प्रपोजिशन बना लेता हूँ कि एक आदमी जिसने अपनी दुकान बेची है वो सिर्फ इनकम टैक्स पे है, ठीक है, और वो इनकम टैक्स उसने दुकान 5 करोड़ की बेच दी। अब मैंने 5 करोड़ की दुकान खरीद रहा हूँ, तो वो जो अपने रिटर्न दे रहा है, पहले वाला मालिक जो रिटर्न अपने दे रहा है, उसमें ये डिटरमेंट अलग से मेंशन तो रिटर्न से नहीं हो सकता कि ये बिजनेस है और ये इसके बाकी सोर्सेज है। एक मिनट, आप दो चीजें ना मिक्स कर गए यहाँ पे। अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस होंगे उसकी जिम्मेदारी होगी। यहाँ बात हो रही बिजनेस की, या पढ़े ना लिखा क्या हुआ है, ये वर्ड है सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। आपने केस ही बदल दिया पूरा पकड़ के, आपने कहा मैंने प्रॉपर्टी ली, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
एनओसी वो लिख के देते हैं जब करते हैं ना एग्रीमेंट टू सेल, कि इसके ऊपर हाँ। कोई चार्ज नहीं है, कोई ड्यूज नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं है, कोई ये कब्जा ग्रुप नहीं है, किसी को मैंने मोर्गेज नहीं करवाई हुई, बिल्कुल क्लियर कट प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेस हाँ, जब आप बिजनेस लेंगे तब की बात हो रही है, ये आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी जिस तरह बिजनेस का एक एनओसी होता है उसी तरह प्रॉपर्टी का भी एनओसी होता है। समझ आ रही बात? हेलो नू सब आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है, मैं आप लोगों को दोबारा भेजता हूँ जी। सर वो जो आपने लिंक सेंड किया ना उसमें एक स्पेस है, अच्छा स्पेस खत्म करें तो अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था गड़बड़ होगी लगता है। अब आ गया मेरा ख्याल है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, वो बात बीच पे हाँ जी, हाँ जी, थी। करते अभी कर, मैं बस लोगों को ज्वाइन करा लूँ ना, जी। वही कर रहा हूं। अच्छा, तो सर आप ये कह रहे थे कि जो बिजनेस लायबिलिटी है, अगर वो बिजनेस रजिस्टर है तो बस बिजनेस लायबिलिटी तक बात होगी, इस तरह प्रॉपर्टी है तो फिर नहीं, प्रॉपर्टी में जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आप प्रॉपर्टी की भी क्लियरेंस तो आपने लेनी है ना। आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की हो तो अंदर लिखा होता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये मॉर्गेज नहीं है, ये फ्री ऑफ कोई भी उसके ऊपर मतलब इम्प्लीकेशन नहीं है। अगर इस पे कोई ड्यूज बनेंगे प्रॉपर्टी टैक्स के, अदरवाइज कोई चार्ज होगा, यूटिलिटी, क्योंकि अगर वो घर है तो यूटिलिटी बिल्स भी होंगे, उसकी क्लियरेंस, और किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं जिम्मेदार था और मैंने नहीं पे किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है सर इनकम टैक्स पे कोई बार नहीं है कि बंदा एक चलता हुआ कारोबार दूसरे को बेच सकता है और दूसरा खरीद सकता है, इस पे कोई बात तो नहीं है नहीं, ना? इस पे हो भी नहीं ना सकती। कैसे हो सकती है? एक लीगल बिजनेस पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो 75A सेक्शन जो है वो कहते हैं कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है 50 लाख से ऊपर थ्रू क्रॉस चेक खरीदेंगे, और मूवेबल जो है 10 लाख से ऊपर क्रॉस चेक होगा। अब उसने ये नहीं कहा कि अब कर ही नहीं सकते। अब अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा जी? फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी और वो आपको डेप्रिसिएशन और कॉस्ट अलाउ नहीं करेंगे। जब आप, वो ये नहीं कह रहे कि आप कर नहीं सकते। एक वक्त आ गया था कि गाड़ियों पे लिमिटेशन लगी थी, अगर आपको याद हो, कि गाड़ी खरीद ही नहीं सकते आप जब तक। अब ये उन्होंने कहा जनाब बात सुने, आपने अगर एक बंदे ने नॉन कंप्लायंस की है तो उसको पेनल्टी लगाए, प्रोसिक्यूशन करनी है जो करें, लेकिन उसको लीगल बिजनेस पे लिमिटेशन तो ना लगाएं। रीजनेबल लिमिटेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लगाई जा सकती है, ये उनमें से एक है। लेकिन जो आप बिजनेस कोई बंद कर देंगे एक बंदे का, तो वो तो फिर वो तो कर ही नहीं सकेगा फिर इस तरह। तो तरीके का लीगल बिजनेस को नहीं रोका जा सकता ना। आप सेल परचेज कर रहे हैं, मैं कहूँ जी आप सेल परचेज नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकता? मैंने कोई इलीगल काम किया। आप कहेंगे जी जनाब आप इस प्रोडक्ट जो कि हार्मफुल टू दी सोसाइटी, ये आप नहीं कर सकते, आपको हम बिजनेस नहीं करने देंगे, ये बात समझ आती है। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल चीज जो सारे लोग कर रहे हैं वो कर रहा हूँ और उसमें कोई हार्म नहीं है, तो फिर लिमिटेशन किस चीज की लगाई गई है? ठीक है, बिल्कुल सर। अब मैंने अब चलता हुआ कारोबार जो 5 करोड़ का बेचा है जी, और उसमें स्टॉक जो था वो असल में 1 करोड़ का ही था, तो वो जो 4 करोड़ रुपया मुझे गेन हुआ है उसको किस साइड में रखूंगा? नहीं देखें, बात ये है, आपको बताना पड़ेगा ना कि आपको गुडविल के पैसे मिले हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के पैसे मिले हैं, कोई ना कोई चीज तो आप मिली है ना आपको। ऐसे तो नहीं पैसे कुछ ज्यादा आपको दे रहा। आपका चलता हुआ बिजनेस अगर एक बंदे के पास गया है, या जैसे जमीन है तो जमीन में एप्रिसिएशन आ जाती है, उस चीज की वैल्यू आपको दी जा रही होती है। बाकी चीजों में अगर मैं आपका नाम लेता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ जी मैं आपसे नाम लूंगा, आपका नाम भी मैं लेके जाऊंगा ताकि वो ब्रांड मेरा रहे, वो मेरा बन जाए, ठीक है, तो फिर उसकी कीमत होती है। एक देखे ना, एक मेन दुकान है, बस वो दुकान वो चलती हुई उसने बेचती है, और वो जाहिर बात है वो चलती हुई दुकान है, एक रनिंग कस्टमर है। अब उसको डॉक्यूमेंटेड तो कस्टमर को कर नहीं सकते कि नहीं, वो ठीक है। अब आप उनकी पहले देखें चीजें क्या क्या मिली, सामान की कीमत अलग लगेगी, ठीक है, तो जगह की 1 करोड़ रुपए के लगभग ही है, ठीक है। इसी तरह जमीन और जो बिल्डिंग है उसकी कीमत निकाली जाएगी। नहीं सर, वो किराए पर है बिल्डिंग दुकान। तो फिर तो आपने बेसिकली तो फिर तो आपने बिजनेस एक्वायर कर लिया ना, ये तो फिर विद नेम जो एक्वायर किया। जी, तो मैं सर पूछ रहा 4 करोड़ में अपने रिटर्न में किस साइड में डालूं? ज़ाहिर बात है, आपने स्टॉक तो एक्चुअल एक्वायर किया, उसका वो रियल वैल्यू पे आएगा जिस वैल्यू पे उसने आपको बेचा है, और अदरवाइज फिर आप गुडविल के पैसे देंगे और आपने क्या करना है? नहीं, जो मैं सर वो जो बेचने वाला है उसकी रिटर्न बता रहा हूँ, तो उसका 4 करोड़ में गेन किस पे डालूंगा? बिजनेस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, कैपिटल गेन? देखिए उसने अपीयरेंटली उसके अंदर कोई लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी तो थी नहीं,
सही है। तो उसने तो बेसिकली अपना स्टॉक नाम भी दे दिया या कि नाम अपने पास है? नहीं, नाम भी दे दिया सर, नाम भी हाँ, तो चलता अब हुआ आप नाम। ये कर सकते हैं कि चलते हुए बिजनेस में नाम के पैसे कुछ रख लें, ठीक है, ठीक है। स्टॉक के पैसे रख लें, तो ओवर एंड अबव तो प्रॉफिट हुआ ना उसको फिर। ऐसे ही है सर। तो अगर मैं उसको ये कैपिटल गेन में डालूंगा सर? ये बिजनेस में चेक करना पड़ेगा कि जब आप अपनी पूरा स्टॉक बेच देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्नीचर और एसी वगैरह भी कुछ होएगा, उसकी भी वैल्यू लगेगी, आपको ब्रेकअप बनाना पड़ेगा कि उसने, अच्छा फिर उसमें हो सकता है कुछ डिपॉजिट हो, कुछ सिक्योरिटी हो, एडवांसेस हो, उसका क्या बना, तो लिस्ट एक बना ले कि किन की चीज़ों के पैसे आपने दिए उसको जो आपके पास आए हैं। क्योंकि देखे ना, बिजली के अगेंस्ट इसने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई होगी, एक बात हो रही है। वैसे तो मीटर ओनर के नाम होता है, लेकिन अगर इसने लगवाया था, किसने लगवाया था और कहाँ, और फिर इसने कुछ क्लाइंट्स को सिक्योरिटीज भी जमा कराई होंगी, फर्ज कर ले अगर ऐसे है, तो आपको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी कि मैंने अक्वायर क्या क्या किया इससे, उसकी बैलेंस शीट बनी होगी ना, तो उसमें से उसने क्या क्या दिया आपको। मसलन एक बंदा कहता जी मैंने सिर्फ स्टॉक दिया, मैंने नाम नहीं दिया, दूसरा कहता जी मैंने नाम भी दिया और स्टॉक भी दिया, तीसरा कहता मैंने सिर्फ नाम दिया। अगर आपने विद जो ब्रेकअप आपको बनाना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे कि आपने नाम, स्टॉक, फर्नीचर, एसी, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांसेस, रिसीवेबल, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपने उनसे अक्वायर की। अगर कोई इंटेंजिबल था, सॉफ्टवेयर था, आपने वो लिया, उसके क्या प्राइस, सारा कुछ आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी ताकि जो वो आपको दे रहा हो वही आप अक्वायर कर रहे हो। और डिफरेंशियल जो आपने फिर दिया अल्टीमेटली अगर आता है तो जाहिर बात है वो फिर आप गुडविल के पैसे दे रहे हैं, आपका 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 एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना ऑब्वियसली। अगर आपका एक एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक बिजनेस को कहते हैं ना होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए जो होगा वो आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। अब दो शक्लें हैं, या तो डायरेक्टली चार्ज होगा या अमोर्टाइजेशन के थ्रू आएगा जब बेनिफिट एक साल से ज्यादा होगा। लेकिन ये नहीं होता कि जनाब ये मिलेगा ही नहीं तो मेरा पैसा किधर गया भाई फिर, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें बताएं कि इनकम टैक्स में इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहा हूँ, मेरा एनटीएन है और मेरी ये रिटेल शॉप है, और मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एओपी को, उसी एनटीएन को एओपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं, एनटीएन तो सेम नहीं मिलेगा आपको। पहले कभी होता था शुरू में कुछ सालों पहले, क्योंकि मैं एक दो केसेस इसमें फेस कर चुका हूँ। वैसे भी लीगली बड़ा क्लियर पॉइंट है, अगर आप इंडिविजुअल से एओपी या एओपी से इंडिविजुअल या आप एओपी से कंपनी में कन्वर्ट होते हैं तो आपका लीगल स्टेटस चेंज हो गया ना भाई। जी ठीक है। तो अब शुरू में उन्होंने अलॉट किए थे सेम नंबर, फिर जब उन्हें पता लगा कि यार ये तो लीगल स्टेटस ही बदल गया है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आपको वही नंबर दे दिया जाए जो उसका नंबर था, ठीक है ना। अगर आपने लीगल, अगर आपने देखे, दो चीजें मुख्तलिफ है। एक होता है कि अंडरलाइंग ओनरशिप चेंज करना, और एक होता है कि आप उसका लीगल स्टेटस चेंज कर रहे हैं। अगर तो आप कन्वर्जन कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट या प्राइवेट से कंपनी या जो भी, तो लीगल स्टेटस अगर बदला तो फिर तो एनटीएन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टरशिप बदलती है तो कंपनी तो नहीं ना बदली, कंपनी तो उधर ही है। हाँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल एनटीएन को एओपी एनटीएन में कन्वर्ट नहीं, नहीं वो नहीं देंगे, वो उसका लीगल स्टेटस ही बदल गया ना भाई, वो मिलना भी नहीं चाहिए, टेक्निकल एरर हो जाएगा ना। फिर एक ही वक्त में दो बंदों को सेम एनटीएन कैसे मिल गया, चलो ये भी बता दें। फिर आपको भी वही मिला और एओपी को भी वही मिला, वो पकड़ेंगे किसको फिर? वो तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। और अगर एओपी में एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और दूसरा अकेला रह जाता है, हाँ, तो उसको, और वो कहता है मैं अकेले ही काम कर लूंगा, तो वो तो फिर स्टेटस चेंज हो गया ना, वो तो स्टेटस बदल गया। उसे चाहिए कि या तो पहले वो पार्टनर अंदर लेकर आए, क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर तो चाहिए ना आपको। ठीक है। फिर वही बात है, केस टू केस बेसिस पे उसको चाहिए क्या। ठीक सर। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि पहले सर जब फाइनल टैक्स रेजिम में सारी चीजें फॉल करती थी ज्यादातर जी, तो 2013 तक हम एक स्टेटमेंट फाइल करते थे 115(4) की जी। मेरे पास इस समय अपील में एक केस है, उसमें सर जब हम क्या
कुछ जो स्टेटमेंट 115(4) है जिसका डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर मिल जाता था 120 पे, तो क्या उसकी अमेंडमेंट 122 पे हो सकती है? देखें जहां तक बात है, अब साल कौन सा, आप देखें 120 जब से आया है 2007 है सर, मेरा साल 2007। हाँ, तो आप उस वक्त पढ़ लेना 120 सेक्शन उस वक्त एग्जिस्ट करता था ना, ठीक है, जी करता था। ठीक है। अब दो चीजें उसमें अलग अलग है। पहली बात तो ये कि इस वक्त की बात करेंगे तो आप फाइनल डिस्चार्ज को भी डीम टू बी असेसमेंट ऑर्डर कहा जाएगा जब आप रिटर्न फाइल कर देंगे, ठीक है। एक तो वो हिस्सा बन गया हुआ है अब आपकी नॉर्मल रिटर्न का, अब अलग से 115(4) अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया। ठीक है। अब आगे बारी कि 2007 में क्या था, तो आप चेक कर लें, क्योंकि 120 सेक्शन तो उस वक्त भी था। अगर वो सेपरेट भी फाइल होती थी तो वो, अगर फर्ज करें एक बंदा 100% एक्सपोर्टर था तो उसने 115(4) अगर उस वक्त फाइल किया है तो रिटर्न तो वो भी है ना, ऐसे ही है। तो डीम टू बी रिटर्न तो वो पहले भी था, नंबर 1 जी। और अगर वो था, अब रहेगी बात कि आपकी अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट किस चीज की है वो देख ले। 122 में तो अमेंडमेंट उसकी भी की जा सकती है ना, क्योंकि सर 122 पे तो लिखा हुआ है 120 में जो डीम्ड असेसमेंट हाँ, है तो उसकी जो amendment तो हो दो सकती आप है। 115(4) पहले फाइल करते थे, देखें 2000 टैक्स ईयर 3 से ऑनवर्ड, ठीक है, जी। 120 सेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है आपके ऑर्डिनेंस के अंदर, जी ठीक है। अब आप सिर्फ इतना, शायद आपको एक आध कोई रिलीफ ये मिल सकता है कि इसका ऑडिट, पहले ये था कि एफटीआर केसेस का ऑडिट नहीं हो सकता, अमेंडमेंट तो मेरे ख्याल है काफी शुरू से ही रही है, अमेंडमेंट तो हो सकती है। देखिए ना, एक बंदा एक्सपोर्ट प्रोसीड ही पूरी शो नहीं करता, जी या उसकी बैंक एंट्रीज पकड़ी जाती हैं डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेस पे, ठीक है, जी या थर्ड पार्टी से कोई डाटा आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, प्रॉपर्टी या कुछ भी आ जाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसकी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है ना। वो तो बड़ी अजीब सी है। हाँ, ये मुझे याद है कि जब मैंने सेमिनार किए थे आपकी जो ऑडिट पॉलिसी के अंदर, जो जब से ये चली हुई है, उसमें उन्होंने ऑडिट से एफटीआर वालों को एक्सक्लूजन दी थी, ये मुझे याद आ रहा है, जो काफी देर तक रहा, तो शायद वहां आपको ऑडिट से 18 में हाँ 16-17-18 हाँ, उसमें वो मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें तो उन्होंने ऑडिट से बंदे को एक्सक्लूजन दी थी, लेकिन 100 मेरा नहीं ख्याल कि 122 से कभी उन्होंने छूट दी हो बंदे को, मेरा नहीं ख्याल। अगर आप जो आप फरमा रहे हैं कि 115 में हमने स्टेटमेंट दी, अगर 120 हुई तो अमेंडमेंट की तो पावर तो अमेंडमेंट तो हो सकती है, लेकिन टोटल ऑडिट का कोई छूट है, क्योंकि वो फाइनल डिस्चार्ज है ना। अगर एक बंदे ने फर्ज करें 1% देना था और वो दे दिया, और उसके आप खर्चों को ऑडिट करेंगे या किसी चीज का ऑडिट करते हैं, तो क्या करना है आपने, इनकम पे टैक्स तो उसने देना कोई नहीं, ठीक है। तो अगर आप उसकी इनकम बढ़ा भी लेते हैं, एक बात है, एक्सपोर्ट की इनकम एड बैक करके, तो उसका प्रॉफिट तो होता ही नहीं टैक्सेबल, तो वो कैसे देगा आपको टैक्स, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट इसलिए कि अगर उसकी कोई ऐसी इनकम है जो उसने शो ही नहीं की, या अंडरस्टेट कर दी है, या कंसीलमेंट पकड़ी गई, या गाड़ी शो नहीं की, या बैंक एंट्रियां खा के कुछ भी, ठीक है, नॉन कंप्लायंस अदर देन वो जो फाइनल डिस्चार्ज वाला है, बल्कि उसमें भी अगर एक बंदा अपनी एक्सपोर्ट उसने की है लेकिन पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू आया ही नहीं, तब क्या होगा? हाँ ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं ना कि 122 नहीं वो छोड़ सकते, 122 नहीं छोड़ सकते, वो छूटना भी नहीं है, वो छोड़ दिया तो वो सारा बीच में से निकल जाएगा, ठीक है। ऑडिट का इसलिए छोड़ा क्योंकि वो टोटल है, तो वो उसकी परेशानी का एलिमेंट बढ़ जाएगा ना, ठीक है। ऑडिट वैसे भी एक दफा होता है, और जब 122 में एज मैनी टाइम अवेलेबल है, तो वो सिर्फ टोटल ऑडिट करके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों करेगा, ठीक है। वक्ती तौर पे उन्होंने, लेकिन अब तो वो भी निकल गया ना, अब वो ऑडिट पॉलिसी में वो एक्सक्लूजन अब अवेलेबल नहीं है, अब उसका भी टोटल ऑडिट हो सकता है। पहले जो पॉलिसी में छूट थी वो अब की पॉलिसीज में नहीं आ रहा वो। जी ठीक है सर ये तो 7 जो हम अब रिटर्न पंजाब की, एक जो पंजाब में लोग फॉल कर रहे हैं, और रिटर्न भी इनकी पंजाब में फॉल कर रही है, प्रॉपर्टी भी फॉल कर रही है, तो अब क्या 7E जो है
वो एक जनरल बात हो गई है कि उसका पंजाब में 7E नहीं देना। देखिए, मेरा जहाँ तक हमारा मुझे लगता है कि उसके मुताबिक वो इन रैम है, वो इन परसोना नहीं है, क्योंकि लॉ उन्होंने जब उसको सस्पेंड ही कर दिया उसको, ठीक है ना। अब दो ही चीज़ें हैं, उसके एंड में पढ़ लेते हैं। अपेरेंटली मुझे तो यही लगता है कि वो इन रैम है, वो इन परसोना नहीं है। और अगर ऐसे है भी, जनरल पब्लिक के लिए वो। जी ऐसे ही है। और अगर क्योंकि उन्होंने लॉ को कहा है ना, कि उसने ये नहीं कहा कि एक बंदे के लिए ऐसे होगा, ये नहीं कहा उन्होंने कहा जो केसेस इसके अंदर पंजाब, लाहौर और पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर आएंगे उनके लिए ये इनफ्रक्चुअस हो गया बेसिकली। और सर जिन्होंने पे कर दिया वो क्या रिफंड मांगे फिर? देखिए, अब ऑब्वियसली यही एक अब चॉइस बाकी बच जाती है कि वो उसको अगर रिवाइज करने देते हैं तो करके तो रिफंड मांग ले। ठीक है। और सर ये जो 4C था, वो सुपर इनकम पर जो टैक्स था जी, वो भी चूंकि उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव लगाया था, तो उस पर भी कोई जजमेंट आई है कि सर कि वो खत्म हो गया है या नहीं खत्म तो नहीं हुआ। उन्होंने मेरा ख्याल है जहाँ तक 4C है, 7E में आप लोगों को रिलीफ मिला है। 4C में तो एज सच मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके अंदर कोई रिलीफ आया आपके लिए। वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। सिर्फ एक आध कोई इंश्योरेंस कंपनी का केस था जिसमें उन्होंने कहा कि ये 22 पे नहीं लगता, ऑनवर्ड लगेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई 4C के या तो 50% दे के कुछ इस तरह करके है या पूरी की पेमेंट है। इसमें एज सच मेरे अभी तक नॉलेज में ऐसी चीज नहीं आ रही कोई। नहीं, मैं वो चाह रहा था कि वो जो रूल आप बता रहे हैं परसोना और इन रैम सर लफ्ज हाँ जी, इन रैम कहते हैं ना, फॉर द एंटायर सोसाइटी। ठीक है, तो वो आप कह रहे हो जो इंश्योरेंस वाली है वो लग थी, वो सिर्फ बाइक के लिए थी, क्योंकि वो उन्होंने लिखा था उसको इसलिए रिलीफ मिल गया 4C में कि दो चीजें मिक्स कर दी ना। 7E अलग है, 7E वाले में उन्होंने इन परसोना मुझे लग रहा की है, ठीक है, तभी तो आप रिटर्न अब आप नहीं फिल कर रहे ना 7E की, पंजाब वाले जो है आप लोग। और बाकी सिंध के अंदर उन्होंने, आपको पता है वो अगेंस्ट है, तो वो स्टे ले रहे हैं, या फिर उन्होंने कहा कि आप पेमेंट करें इसकी 50% तो पेमेंट करें ना आप, ठीक है। बाकी फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये फाइनल होगा जो भी होगा। क्योंकि सर ये 3 इश्यूज ज्यादा हाईलाइटेड थे ना, एक 7E था, एक CVT था वो फॉरेन वाला, और एक जो है ये 4C था। जी ऐसा ही है। तो आप जिस तरह आप 4C आप लिखा है, तो आप कह रहे हैं वो स्पेसिफिक उस पार्टी के लिए है, वो फॉर जनरल पब्लिक के लिए नहीं। 7E तो क्लियर हो गया ना। 4C में अगर कोई बंदा अगर कोई स्टे ले लेता है या अपनी फेवर में कोई ऑर्डर करा लेता है तो ये एक अलग चीज है, लेकिन एज पर लॉ जो है 4C तो लगा हुआ है और वो डिमांड कर भी रहे हैं लोगों से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। जी, और किसी का कोई सवाल हो जी? हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी। ये 122.5 में और 122.5 में टेक्निकली क्या डिफरेंस है? असल में पता क्या है, 22.5 की जो पावर है वो टैक्सेशन ऑफिसर के पास है, जो कि DCIT, ACIT, IRO उनके पास है, उनको डेलीगेट की जाती। ऑडिट की पावर और अमेंडमेंट की पावर वैसे कमिश्नर के पास है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ वो डेलीगेट कर देते हैं आगे नीचे। अब जो वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेस है, और जहाँ इंस्पेक्टिंग एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो हैं उनको कोई लगता है कि कोई अमेंडमेंट या असेसमेंट जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है या लॉस ऑफ रेवेन्यू है, तो फिर वो 122.5 जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। तो दोनों का जो उधर डेफिनेट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इधर इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू के अगेंस्ट या जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होगा, तो तब IAC साहब जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डबल पावर हो गई ना, एक ट्रिपल होगी, बल्कि टोटल ऑडिट में कमिश्नर साहब भी कर सकते हैं और बोर्ड भी कर सकता है। और अमेंडमेंट आपकी डेलीगेट की गई है टैक्सेशन ऑफिसर जो DCIT, ACIT है, और जो 5A की पावर है वो इंस्पेक्टिंग एडिशनल कमिश्नर के पास है। तो चेक एंड बैलेंसेस के लिए देखा जाए तो तीनों के पास ही पावर है कि वो उसको ओबियसली थ्रू
टैक्सेशन ऑफिसर या आईआईसी डायरेक्टली तो खैर वो नहीं करते, क्योंकि उनकी पावर और भी बड़े काम है ना, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू करने हैं, अप्रूवल देनी है, और बड़े काम कमिश्नर साहब के पास होते हैं। इस वजह से हर एक ने अपनी पावर जो है उसके जुरिडिक्शन के अंदर जाके पावर को एक्सरसाइज करना है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल हो जी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है 154A, एक इंडिविजुअल है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेम ऑनर है। अच्छा, तो इंडिविजुअल के नाम पे भी काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है, और कंपनी के नाम के ऊपर भी कर रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। अब एज पर लॉ जो है उसे, अगर तो रजिस्टर्ड होता पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में, तो 0.25 की डिडक्शन होनी नहीं है, तो हमें 1% पे करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो पाकिस्तान में उसको प्रोसीड हुई है, पेमेंट रिसीव हुई है, उसके ऊपर 0.25 डिडक्शन हुई है, बैंक ने काट के उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड में चूंकि रजिस्टर्ड नहीं है, उसका 0.25 एडजस्ट हो गया, बाकी 0.75 उसका मैंने पे करवा दिया। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। फाइनल में जाना था जी, फाइनल में। और बाकी जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स वो फाइल कर रहा है ना, वो जो लिखा हुआ है लॉ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब सर आपसे जो डिस्कशन है वो ये है कि क्या आप उसको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड कराने के लिए इंडिविजुअल के नाम पे भी करवाऊंगा और कंपनी दोनों पे करवाऊंगा? जी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप दोनों को कैरी करना चाहते हैं तो आप दोनों करा लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप दोनों रखना चाहते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं पाकिस्तान में कि प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती या इंडिविजुअल जो है वो नहीं बन सकता। अगर आपका कुछ बिजनेस ए के ऊपर है, कुछ बी के ऊपर है, तो आप दोनों को करा लें। या इंडिविजुअल अगर होगा तो या वो कंपनी के ऊपर इफेक्ट नहीं जाएगा? नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, उसके पैसे अपने हैं, उसका एनटीएल लग है। या फिर आप दोनों को मर्ज कर लें, एक ही बना लें। आप अपना बिजनेस जो है ए का वो बी पे शिफ्ट कर लें। ये चॉइस अब आपकी है कि आपने दोनों को लेके चलना है या एक को। बहरहाल दोनों सूरतों में दोनों को रजिस्टर्ड करेंगे तो वो फिर उसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो। और ये जो है फाइनल में ही जाएगी इसकी जो है इनकम जो है? हाँ, ये बेसिकली नॉर्मल में भी जा सकता है अगर आप नॉर्मल की ऑप्शन लेना चाहते हैं तो, लेकिन ऐसा उधर जाके लॉस के केस के अलावा और कोई फायदा नजर नहीं आता, इसलिए इधर ही बेहतर ज्यादा है। सर इसमें कोई लिमिट तो नहीं है अमाउंट रिसीव्ड के ऊपर? नहीं, अमाउंट जिस तरह 7B में जो है 5 मिलियन ऊपर चली जाती है तो हम उसको नॉर्मल में ले जाते हैं? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो एक्सपोर्ट भाई मुश्किल से तो पैसा आता है, अभी अल्लाह करके तो पैसे आते हैं तो फिर वो भाई वो उसका नसीब है, फिर कमा ले जितना है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, पैसा वाकई एक्सपोर्ट हुई है गुड्स और सर्विसेज, या कमीशन एडेंटिंग है फॉरेन की और पैसा बाहर से आ रहा है और जेन्युइन है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। एक रिड्यूस रेट पे करके ऊपर से सेल टैक्स भी छूट मिल जाएगी, और क्या चाहिए इसको, जीरो रेटेड हो जाएगा, दोनों एंड पे तो फायदा है, और क्या चाहिए इसको। राइट, ठीक हो गया। अच्छा सर, सेकंड जो है वेल्थ से रिलेटेड है। एक हस्बैंड जो है अपनी पहले हस्बैंड जो है वो ही रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो कुछ एक दो प्रॉपर्टीज जो थी उसकी वाइफ के नाम की थी, जो कि हस्बैंड ने ही यकीनन पे की हुई थी, खरीदी हुई थी। अच्छा, उसने जो है ना प्रॉपर्टी ऑन अदर ऑनर नेम के ऊपर डाली हुई थी। अब क्योंकि वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो उसने सेल कर दी है 2024 में, जो कि उसकी मिसेज के नाम पे थी। अब उसकी मिसेज को टैक्स से बचाने के लिए फाइनल कराना पड़ा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इधर शिफ्ट हो जाएगी, एक सेल होगी और एक रह गई, इधर शिफ्ट हो जाएगी। नहीं। अब मेरा जो क्वेश्चन है, अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर चूंकि उसको 2022 की बेस के ऊपर एटीएल में लेके आया उसकी मिसेज को, तो क्या 2022 से ही दोनों प्रॉपर्टी इधर शिफ्ट हो जाएंगी या 23 में प्लस माइनस होगी? नहीं, देखिए ना, दो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे ज़मीन खरीदी थी, उसको हेल्ड इन द नेम ऑफ वाइफ डाल के अपनी वेल्थ में डाल देते, जी, पहली बात तो ये है। अब जो गेन आएगा या लॉस आएगा वो हस्बैंड का होगा, लेकिन अगर आप 236C से अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसकी मिसेस को आपको एटीएल में लाना पड़ेगा, ऐसे ही है, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, वो कहेंगे जी इसके नाम है, जिसने भी दिया हमें नहीं पता, हमें 236C आप पे कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और वो
फिर 6% होगा सेल पे, ऐसे ही है, और अगर परचेज पे होगा तो 10.5 हो जाएगा 3 का। ठीक है, ऐसे ही तो है। जिसने भी ट्रांजैक्शन करनी है उसको एटीएल में ही आना पड़ेगा, इसलिए तो उन्होंने रखे हैं ये रेट्स, ताकि लोग फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से, अपने पैसे बचाने की वजह से यहाँ पे आ जाए। अब चाहे अपार्टमेंट है, घर है, प्लॉट है, उन्होंने उसके ऊपर टैक्स जो है, जहाँ एग्जम्पशन रखी हुई है, उनके अलावा तमाम पे उन्होंने, पहले आपको पता 30 लाख 40 लाख की लिमिट होती थी, वो भी ख़त्म कर दी उन्होंने परचेज के ऊपर जो थी। अब तो उसको, आपको ये पॉइंट आपका वैलिड है कि आपको एटीएल में लाना पड़ेगा, वरना उसका जो 6% है वो काट लेंगे। सर एटीएल में ले आए, बिल्कुल ठीक है। अब जो हस्बैंड की वेल्थ में 2022 में प्रॉपर्टीज दोनों डिक्लेयर्ड है, क्या उसको रिवाइज करके गिफ्ट कर दूं इधर उसकी मिसेज में? वो क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी दोनों जगह पे तो नहीं रिफ्लेक्ट होती। नहीं, ये हस्बैंड की वेल्थ में ही आनी है, वाइफ की वेल्थ में क्यों आनी है? पेमेंट की जिसने, तो उसने ही शो करना है ना। अगर हस्बैंड ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो वाइफ के पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। पैसे तो दिए हस्बैंड ने, जिसने पैसे दिए हैं इन द आईज ऑफ लॉ टू ओनर वो है। इसको कहते हैं बेनामी एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनामी। हेल्ड इन द नेम ऑफ अदर्स। पैसे आपने दिए और नाम आपने अपने बाप का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, जिसका भी आपने यूज किया। समझ आ रही बात? ठीक है। दोस्त का, जिसका भी, जो, तो इन द आई ऑफ लॉ जो पैसे देता है वो ओनर है। ऑल्दो के टाइटल दूसरे के नाम पे आ रहा है, इनकम टैक्स की बात हो रही है, स्पेशल लॉ है ना। हाँ जी। टाइटल आपको नजर आएगा मिसिस का है, वो बेच सकती है, लेकिन जो गेन या लॉस होगा टेक्निकली स्पीकिंग फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, हम सिर्फ इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए बात कर रहे हैं। लेने वाला तो वाइफ से ही लेगा, वो कहेगा ठीक है जी इसकी बीवी का नाम का है, हाँ जी आप आए जी साइन करें हमारे साथ, साइन स्टैंप अंगूठा जो आपने करना है करके आप पैसे लें, आगे आप जो मर्जी करें। बट टेक्निकली स्पीकिंग वो जो गेन होगा वो हस्बैंड का होगा, या लॉस होगा तो वो हस्बैंड का होगा, क्योंकि पैसे उसने दिए थे। क्या सर, जो भी क्या गेन, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या उसकी मिसेज की भी वेल्थ में नहीं शो करेंगे? भाई करोगे तो जीरो वैल्यू पे आएगी ना। वहां आप लिखोगे कि प्रॉपर्टी परचेज बाय हस्बैंड इन द नेम ऑफ टैक्स पेयर और वैल्यू 0। अगर उसने कुछ, जाहिर बात है उसने, दूसरे ने खरीदी है, अगर इसने कुछ दिया होगा तो आ जाएगा। कई दफा ऐसे भी होता है, आधा आधा हो जाता है, आधा हस्बैंड देता है, आधा वाइफ दे देती है, ठीक है। उनका अपना अपना शेयर आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि किसने कितने पैसे दिए। समझ आ रही बात? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर सारे पैसे हस्बैंड ने दिए तो वो बुक करेगा। अच्छा, ऐसे भी केसेस है जिसमें वाइफ ने पैसे दिए, हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी आ गई है, ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो वहां फिर वाइफ शो करेगी क्योंकि सोर्सेज उसके पास थे। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। और बस ठीक है सर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं सर, no, हाँ जी, thank you। किसी और का क्वेश्चन है जी, इससे पहले कि हम क्लोज करें? हेलो, हाँ जी, ऑनलाइन में किसी और का कोई सवाल है? सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। अच्छा, तो फिर अभी क्लोज करें जी। फिर आज बड़ी अच्छी डिस्कशन आप लोगों ने की है स्पेशल ट्रांजैक्शंस पे, 4C, 7E और CVT पे। और CVT ओबियसली 100 मिलियन से ज़्यादा फॉरेन एसेट्स होंगे तब आएगा, और लोकल गाड़ियों पे 1300 सीसी से ज़्यादा होएगी और 6 साल के अंदर खरीदी होगी। वन टाइम टैक्स है, ठीक है, लेकिन बाहर के जो एसेट्स हैं वो हर साल 100 मिलियन से ज़्यादा होंगे, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा CVT का। जो 4C था, 150 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट होगा 4C के अंदर जो डिफाइन किया गया है, तो तब वो लगेगा 1% से लेके वो ऑनवर्ड 10% तक जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 7E था
उस पे बात की डीम्ड इनकम पे, तो वो कुछ जगहों पे लगा हुआ है, कुछ जगहों पे जो है जैसे पंजाब के अंदर उस पे फिलहाल छूट मिली हुई है। फिर हम आगे वापस अदर इनकम के ऊपर, जिसमें प्रॉफिट ऑन डेट पे बात हुई, वो बैंक्स का था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का या नेशनल सेविंग सेंटर, जो भी इसके अंदर फॉल करते हैं। और फिर उन्होंने प्रॉपर्टी के सक्सेशन ऑफ बिजनेस की बात की, एक सेल परचेज वाला और एक फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। फिर उसके ऊपर टैक्सेस की लायबिलिटी 98C के अंदर डिस्कशन हुई, ठीक है। और करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। फिर वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी इन्होंने बात की, बेनामी एसेट्स की, उस पर भी थोड़ी बात हो गई। अब कोई क्वेश्चन अगर है तो कर ले, वरना फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हाँ जी, लास्ट 5 मिनट्स है, अगर कोई करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था, जो राज साहब ने अभी एग्जाम्पल दी है ना कि जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ के नाम पे टाइटल है, बट पेमेंट की हस्बैंड ही उसका गेन या लॉस वो बियर करेगा अपनी इनकम। लेकिन सवाल ये कि जो 225K है या 225C है, वो तो वाइफ की MS रिपोर्ट में रिपोर्ट हो रहा होगा, तो हस्बैंड उसको क्लेम करेगा? बिल्कुल करेगा जी। उसकी देखें बात ये है, ठीक है, वो ये फिलहाल उनकी मजबूरी ये है कि उसने आपको वही शो करना है जिसका नाम आपने दिया। या तो आप उसके अंदर ओबियसली लिख दें तो बेहतर यही होता है। इसको हम कहते हैं कि बेनामी एसेट्स कहते हैं, कि उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भी जाहिर बात है किसी एक का नाम तो आना ना, या ज्यादा का भी आ सकता है। तो आप ऐसे करें कि उसको वाइफ वाले में नहीं, वो हस्बैंड वाले में क्लेम करें, क्योंकि पेमेंट इसने करनी है तो क्रेडिट भी इसी को मिलेगा। इट सीम्स लॉजिकल कि जिसका है वो ही क्लेम करेगा। ठीक है सर, क्योंकि पेयर वो है वगैरह ना। आते हैं ना। आप देखें ना, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है तो मीटर आपके नाम है, लेकिन बिल टेनेंट पे कर रहा है। अब क्लेम कौन करेगा? मालक के। अगर मैं टाइटल देखूं तो आप मालक हैं, जी सर। जबकि पेमेंट तो सारे बिलों की, यूजेज भी उसने की, इस्तेमाल उसने किया, पेमेंट उसने की, रहता भी वो है। तो अब उसका बिजली का बिल आप क्लेम करेंगे या जिसने पे किया वो क्लेम करेगा? सर जिसने पे किया वही क्लेम करेगा। बस इवन के बिल उसके नाम का नहीं भी है तो उसमें आप रेंट एग्रीमेंट और ये बता देंगे जनाब इसने दिया ये इसका। इसी तरह प्रॉपर्टी में आप जाके कहेंगे जनाब इसका क्रेडिट जो है ना वो मुझे मिलना है, क्योंकि पेयर मैं हूं, पेमेंट मैंने की है, पेमेंट की वजह से नहीं। टाइटल जो बेसिकली है वो इन दी आइज ऑफ लॉ वो मेरा है, वो मैं पे कर रहा हूं। ठीक है सर। तो जिसने खरीदा है बेसिकली ट्रू ओनर जो है वही टैक्स देगा, लेकिन वो ओब्वियसली चूंकि वाइफ के नाम है, वो वाइफ के नाम का CPR आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर इसमें कुछ केसेस इस तरह भी हुए हैं कि वो क्योंकि वो टैक्स रिपोर्ट हो रहा होता है ना, कोई बात नहीं। तो रिपोर्ट तो वो तो फिर बिजली का बिल भी रिपोर्ट उसी के नाम पे ही हो रहा है, उसका क्या करें? जी सर। अगर रिपोर्टिंग की बात है तो वहां बिल किसके नाम आ रहा है? मालक के नाम नहीं आ रहा। जी सर ऐसे। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि इसने इस्तेमाल किया। समझ आ रही बात? जी सर। लॉजिकल है ना। अब ये नहीं ना हो सकता कि जी वहां आप कुछ और कर दे, यहाँ कुछ और कर दे। जी सर, इसमें भी वो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस आ जाती है ना, कि वाइफ को नोटिस आ जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी तो कोई बात नहीं भाई, जवाब देंगे हम, फिक्र ना करें। आएगा क्या, आ चुके हैं हम तो, जवाब दे चुके हैं भाई। हमने कहा भाई इसने दिया, ये पढ़ो, वेल्थ स्टेटमेंट है, ये पेमेंट है, ये उसमें होता ही है कि कोशिश करें कि आप बेनामी का एग्रीमेंट एक कर लें, लिख ले उसमें कि ये जो एसेट है नाम सिर्फ इसका इस्तेमाल हुआ है, पैसे मैं दे रहा हूं, वो आपको बचाएगा। समझ आ रही बात? जी सर। वरना वो कई दफा लोग कहते हैं झूठ बोल के आपने उधर डाल दिया, इसके पास खरीदा इसने था, अब आपने उसको बीच में ले आए ताकि आप उसको कवर कर लें। जब आप उसी वक्त एक वैलिड एग्रीमेंट सामने रख देंगे तो वो फेक तो नहीं ना होगा। जी सर ऐसे ही। वो तो बनाया गया। और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस क्या मार्केट में, जो बंदा अब हस्बैंड ही खरीदते हैं ना ज्यादा घरों में, जिनके पास, बल्कि जिसके पास पैसा होता है वही पे करता है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो।
तो जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे जनरेट करेगा इसको? उसके पास तो फिर आपको आप कहेंगे जी तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, फिर सवाल ये रेज हो जाएगा। इस तरह तो घर के जितने एक्सपेंसेस हैं वो फीमेल्स कर रही होती हैं, लेकिन दे तो बंदा रहा होता है। तो ये एक्सपेंस फीमेल का है या मेल का है, ये भी बता दें। मेल का है भाई, जो पे कर रहा है वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है आपकी, ठीक है। आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, वो सारा खर्चा आपसे लेके कर रहे होते हैं। तो वो खर्चा उनका है या आपका है? सर पेयर क्या जो पे कर रहे हैं वही मेरे पैसे गए ना यार, मेरी जेब से। मैंने कोई लोन तो नहीं ना दिया उनको, या तो आप कहें मैंने लोन दिया बाद में वापस लेना है, फिर बात और है। जब उसने कहा जी बिजली का बिल देना है पैसे दो, मैंने दे दिए। हर तरह का खर्चा जो आएगा, परचेजिंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो कुछ है, रेंट है, बच्चों की फीसें हैं, टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, जो कुछ भी है, पेट्रोल है, बच्चों की एजुकेशन है, फॉरेन ट्रैवलिंग है, सारा कुछ तो आपने करना है। जिसके पास पैसा है बर्डन भी उसी के ऊपर आता है ना। जी सर ऐसे ही है। तो फिर उस वक्त वो खर्चा आप उसकी मिसेज का बुक करते हो या कि इसका बुक करते हो? हस्बैंड का करते हैं। बस यही बात हो रही है। ये एक तरह के देखे ना, एक ही तरह की चीज रहेगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अब चाहे वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, चाहे वो रेंट है, मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन या परचेज है, प्रिंसिपल एक ही है। और वो क्या है कि जो पे करेगा वही बुक करेगा। जी सर। ठीक है ना। हाँ, आप गिफ्ट कर दें या निकाल दें फिर वो निकल जाएगा। आप एक 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप वाइफ की बुक्स में कैसे बुक करेंगे? जी सर वो तो उसको या तो 0 पे करते हैं हम। आप शुरू में ये लिखते हैं कि ये मैंने जो शुरू में एक बेनामी का एक एग्रीमेंट जो है ना, आपने एक एग्रीमेंट कर लेना है कि ये मैंने सिर्फ इसका नाम इस्तेमाल किया है, अदरवाइज पेमेंट मैं कर रहा हूँ। और ये क्रॉस चेक या प्राइस जो भी आप क्रॉस चेक है, कैश है, अदर देन कैश है, जो भी है, आपके पे ऑर्डर है, जो भी आपने बनाया है, इंस्ट्रूमेंट बैंक का बनाया है, वो आपने बनाना है और आपकी वेल्थ में से उसने कम होना है और पैसा भी आपका निकलेगा। और लोन आप दे नहीं रहे उसको। जी सर ठीक है ना। आपका 4 करोड़ कम होगा ना, उसका कहां से कम होगा? उसके पास तो पैसे ही नहीं है। होते तो वो खुद खरीद लेती, या होते भी तो अगर है भी तब भी अगर आपने पैसे दिए हैं तो तब भी बेनामी, इसी को बेनामी एसेट कहते हैं। बेनामी 2 तरह का, एक्सप्लेनेबल, नॉन एक्सप्लेनेबल। एक्सप्लेनेबल होगा तो जनरली एक्सेप्ट होगा, नॉन एक्सप्लेनेबल होगा तो वो एसेट आपसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले पकड़ लेंगे। तो भाई इसको तो देने वाला ही कोई नहीं। जैसे फलूदे वाले के अकाउंट में आ गए थे पैसे, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन, उसने कहा मेरा नहीं है जनाब, ना मैंने कोई ट्रांजैक्शन की है, ना मेरा है, मेरी हालत आप देख लें, इतने पैसे होते तो मैं ये काम कर रहा होता। फलूदा लगाने की क्या जरूरत थी? आराम से घर में बैठो, सुकून लो। तो वो फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने वो जो अमाउंट थी वो कॉन्फिस्केट कर ली। अब क्या बना उस केस का, आगे ऑनवर्ड क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप एक लावारिस चीज है ना जी, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रही है, तो किसकी हो जाएगी फिर? वो स्टेट ही हो जाएगी। वो स्टेट उठा लेगा, वो कहेगा भाई इसका तो कोई नहीं है। बहरहाल और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर एक क्वेश्चन था मेरा जी कि अब जो वेल्थ स्टेटमेंट है ये पर्सनल डिटेल ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड पर्सनल लायबिलिटीज होती है जी। अब इसमें लेट्स सपोज अब जून के महीने का बिल है हमारा, लेट्स सपोज 1 लाख का है, वो हमने पे किया जुलाई में, ठीक है। अब 30 जून 2023 को तो वो हमारा पेबल था, ठीक है। अब क्या हमें इस तरह के जो लायबिलिटीज हमारी होती हैं पर्सनल, इसको वेल्थ स्टेटमेंट में स्टैंड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? देखिए कर लें तो बड़ा अच्छा है। उसकी वजह ये है कि जो वेल्थ स्टेटमेंट है ना, वो इसमें अक्रूवल बेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फर्ज करें आपने एक एसेट खरीदा 4 करोड़ रुपए का,
ठीक है। जी सर। आपने बयाना कर दिया तो बयाना आप बुक कर देंगे, एडवांस शो कर देंगे ना। जी सर ऐसे ही। अब अगर आप कोई चीज लोन पे ले लेते हैं बैंक से, एक बात हो रही है, तो एसेट और लोन दोनों क्रिएट करेंगे आप, पेएबल आ जाएगा आपका। जी सर आ जाएगा। तो पेएबल को स्टैंड करके अपनी लायबिलिटी में बुक कर लें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह सैलरी अगर आपकी रिसीवेबल है, दोनों तरफ है, पेएबल में भी है रिसीवेबल में भी है, आपकी सैलरी रिसीवेबल है, मिली नहीं आपको आखिरी 2 महीनों की, तो मैं क्या करूं, मुझे रिसीवेबल स्टैंड कर लेना चाहिए। रिटर्न में मैं ऑफर नहीं करूंगा, लेकिन वेल्थ में रिसीवेबल स्टैंड कर लूंगा। जी सर, जून की सैलरी अमूमन जुलाई में ही मिलती होती है। तो पिछले जून की भी तो आपको जुलाई में मिली होगी ना, अगर आप रेगुलर थे तो। जी सर। कुछ लोग जून की जून में पेमेंट कर देते हैं, कुछ बाद में करते हैं, ये तो डिपेंड करेगा फिर वही केस टू केस बेसिस पे। तो इट मीन्स कि फार्मूला क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि जितनी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है इसको अक्रूवल बेस पे आपने लेके चलना है, चाहे वो इनकम है या एक्सपेंसिव है। अगर रिसीवेबल है, जैसे रेंट है, रेंट अगर आपको 6 माह का नहीं आया, वो अगले साल में जाके आया, तो रिसीवेबल तो स्टैंड करना है ना आपने। जी सर ऐसे ही है। और रेंट रिटर्न में अक्रूवल बेस पे है, उधर भी जाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ओके है जी। जी सर ओके है। अच्छा एक सवाल करूं, ये आपको कैसे पता है कि ये वेल्थ अक्रूवल बेस पे बनानी है? कोई है बेस आपके पास? एक तो मैंने कहा ना आपको, अगर कोई कहे जी कहाँ लिखा हुआ है तो क्या करोगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। 116 में अब उसने एसेट कहा है या उसने लाइबिलिटी कही है, तो इट्स मीन कि लाइबिलिटी हमारी अक्रूवल पे भी हो सकती है, वो तो अक्रूवल पे ही होगी ना लाइबिलिटी। हाँ जी, एसेट और लाइबिलिटी स्पेसिफाइड डेट पे ऑब्वियसली जब रिसीवेबल या पेएबल स्टैंड किया तो वो एसेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन में आ गया। जी सर। ठीक है ना। अगर रिसीव्ड हो गया होता तो तब भी कैश एंड बैंक बैलेंस में चला जाता, और अगर रिसीवेबल है तो तब भी एसेट है, जी सर। तो ये उसको कवर कर जाता है 116 अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब यूज करते हैं वर्ड। हाँ जी, ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चन जी? इससे पहले मैं क्लोज करूं, क्लोज करें फिर? जी सर ठीक है। है ना फिर? हाँ जी, बाकियों से भी पूछ लेते हैं ना। हाँ जी, बाकी क्या कहते हैं जी? ठीक है ख्वाजा साहब। जी सर, ओके सर, थैंक जी यू जी, सर, बहुत मजा हाँ जी, आया सर आज। हाँ जी, वो ऐसे ही है ना, प्रैक्टिकल चीजें आती जाएंगी, चीजें सामने आना शुरू हो जाएगी। ये तरीका जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, एक टॉपिक पकड़े और उसको प्रैक्टिकली जब आप सवाल जवाब करेंगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ जी, फैजान साहब ओके है? जी सर ओके। ठीक है। हमाद हसन लाइन पे हो, कोई सवाल तो नहीं करना आपने? हमाद हसन लाइन पे हो या बिजी हो कहीं? चलें ठीक है जनाब, इसको फिर ऑफ कर देते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट संडे को फिर क्लास करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चले जी, अल्लाह हाफिज जी। ऑनलाइन में कोई है जी क्वेश्चन? हाँ जी, एक सवाल आया हुआ है, वो कह रहे हैं जी, नवीद हुसैन साहब कह रहे हैं, सर इफ एन एम्प्लॉयर इज नॉट विद होल्डिंग इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 149, हाउ द एम्प्लॉय कैन पे हिज इनकम टैक्स ऑन हिज सैलरी इनकम? देखें नवीद हुसैन साहब, आप ऐसे करें कि विद दी रिटर्न आप अपना टैक्स जो है ना जमा करवा दें, या एडजस्टमेंट ले लें जो टैक्सेस कटे हुए हैं, तो यही एक सूरत आपके पास है। और अगर एम्प्लॉयर ने पैसे काटनी है, या तो वो जमा करा दे या उनसे पैसे आप ले लें और खुद जमा करा दें, क्योंकि रिटर्न के साथ आपको टैक्स जो है वो जमा कराना पड़ेगा। तो सैयद नवीद हुसैन साहब, अगर आपका मैटर ओके हो गया हो तो इसको ओके लिख दीजिएगा जी। और किसी का कोई सवाल किसी ने फिलहाल तो नहीं किया जी इसमें। चले ठीक है जी, मैं अभी इसको ओके करता हूँ जी। चले, अल्लाह हाफिज जी। बाकी नमाज का आपका टाइम है, नमाज वूज पढ़े, अल्लाह तौबा कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज जी।